स्वागत है दोस्तों जेएस नोवेल वर्ल्ड में, जहां हर कहानी में छुपा एक रोमांच, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी ट्रिल। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांच से भरी इस दुनिया में। प्रीति को कड़वाहट से हंसी आ गई। आकाश उसके बारे में क्या सोचता है इसकी अब प्रीति को परवाह नहीं थी और वह उसकी तारीफों पर भी ध्यान नहीं दे रही थी। उसकी सफाई बस उसे और परेशान करने से रोकने के लिए थी। वह काफी समय से इस कोमा के मरीज की देखभाल कर रही थी। अब वह किसी और से ज्यादा उम्मीद कर रही थी कि वह जाग जाए, बजाय इसके कि एक जिंदा लाश की तरह यहाँ पड़ा रहे। उसने अपना सामान पैक किया, वार्ड से बाहर निकली और लिफ्ट में प्रवेश किया। आकाश अब भी उसके पीछे था। जब तक वह अस्पताल के मुख्य द्वार से बाहर नहीं निकल गई, तब तक वह उसका पीछा करता रहा। फिर उसने आखिरकार उसका हाथ पकड़ लिया। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। प्रीति ने अपना हाथ खींच लिया। जरूरत नहीं, मैं टैक्सी ले सकती हूँ। टैक्सी लेने में पैसे लगते हैं और यह सुरक्षित नहीं है। मेरे साथ तुम्हें छोड़ना ज्यादा सुरक्षित और कुशल है। फिर भी प्रीति ने मना कर दिया। जरूरत नहीं आकाश, अगर आप मुझसे दूर रहें तो बेहतर है। मैं अभी भी टैक्सी का किराया दे सकती हूँ। पिछली बार मैं आपके साथ जाने के लिए मजबूर हुआ था और मैंने आपके घर पर आस्था को देखा। मगर 2 दिन के अंदर आपकी माँ मुझे मार डालने के लिए तैयार थी। उन्हें जरूर लगा होगा कि मैं आपके साथ फ्लर्ट कर रहा हूँ। वह हमेशा से चाहती हैं कि आप और आस्था साथ रहें। वह आपके रास्ते में आने वाले किसी को नहीं बख्शेंगी। मेरा आपके साथ रहने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए कृपया जाकर उन्हें साफ साफ बता दें, मैं अभी भी कुछ और दिन जीना चाहती हूँ। मैं आपकी वजह से मरने के लिए तैयार नहीं हूँ। उसकी इतनी बातें सुनने के बाद आकाश ने धीरे से जवाब दिया, मुझे माफ करना, अगली बार ऐसा नहीं होगा। उसे इस घटना के लिए बहुत गिल्टी महसूस हो रहा था। अगर वह न होता तो वह कार दुर्घटना में नहीं होती। इसलिए जब वह अस्पताल के बिस्तर पर लेटी थी, ये कह रही थी कि वह उसे नहीं देखना चाहती, तो वह लंबे समय तक उससे दूर रहा। 2 महीने से ज्यादा गुजर गए। उसने आरुष से सुना कि वह पूरी तरह ठीक हो गई है और तभी उसने हिम्मत जुटाई और उससे मिलने आया। दुर्भाग्य से वह अब भी उसे नापसंद करती थी। श्रीमती वर्मा अब आपको परेशान नहीं करेंगी। मैंने किसी को उन पर नजर रखने के लिए कहा है। उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है और वैसे भी उनकी सारी ऊर्जा अब मेरे भाई के बच्चे पर है। उनके पास आपके लिए समय नहीं होगा। इसके अलावा मैं आस्था के साथ नहीं रहूंगा, इस बात का जिक्र दोबारा मत करना। ऐसा कहते हुए आकाश ने फिर से उसका हाथ पकड़ लिया और बिना कुछ कहे उसे खींचकर अपनी कार में ले गया। उसे सामने की यात्री सीट पर बैठा दिया। उसने उसकी सीट बेल्ट लगाई और धीरे से बोला, अच्छे बच्चे की तरह, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा और फिर चला जाऊंगा। अगर तुम मुझे तुम्हें छोड़ने नहीं दोगी तो मैं आज रात तुम्हारे घर पर ही रुकूंगा। तुम चुनो। उसे डर था कि वह कहीं फिर से उसके बेडरूम में न आ जाए, इसलिए प्रीति अनमने ढंग से सहमत हो गई। आप बेशर्म हैं। उसका समझौता देखकर आकाश हंस पड़ा। अब शर्म का क्या फायदा। अगर मुझे अपनी गरिमा की परवाह होती तो मैं तुम्हें खोजने यहाँ नहीं आता। ये कहकर वह कार की दूसरी तरफ गया, ड्राइवर की सीट पर बैठ गया, कार स्टॉप की और अस्पताल से दूर चला गया। प्रीति ने शायद ही कभी उस कार में सफर किया हो जिसे वह खुद चला रहा हो। आमतौर पर पहिए पर या तो उसका सहायक होता था या उसका अंगरक्षक। उसके खुद ड्राइव करने का समय बहुत कम होता था। उसे अब ड्राइव करते देखकर उसे एक अनोखी भावना मिली, जैसे दुनिया में केवल वे 2 ही लोग बचे हैं। माहौल शांतिपूर्ण और शांत था। उसके वहां होने से उसे अजीब सी सुरक्षा महसूस हुई। प्रीति आराम से बैठ गई, सीट पर पीछे झुक गई, दूर होते सड़क के दृश्यों को देखती रही, सुखदायक संगीत सुनती रही। उसका दिमाग खाली हो गया। दरअसल इतने समय में आकाश उसके लिए काफी अच्छा रहा था। जब तक आस्था आसपास नहीं होती थी, वह उसकी रक्षा करने को तैयार रहता था, उसका सम्मान करता था और उसके लिए खाना बनाने या गाड़ी चलाने जैसे छोटे मोटे काम करता था। तो आस्था के बिना शायद उसे कभी एहसास ही नहीं होता कि वह उससे प्यार नहीं करता। अब उसे यकीन नहीं था कि वह सच में आस्था से प्यार करता है या नहीं। हालांकि गहराई में वह जानती थी कि आकाश के दिल में आस्था का स्थान हमेशा उससे ऊपर रहेगा। अचानक एक हाथ आगे बढ़ा और उसने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज धीमी और सुहानी थी, क्या सोच रही हो। अपने हाथ को उसके हाथ में देखकर प्रीति ने शांत होकर कहा, कुछ नहीं, क्या आप मुझे छोड़ सकते हैं। हमारा तलाक हो चुका है, कोई शारीरिक संपर्क नहीं होना चाहिए। क्या आप सहमत नहीं हैं आकाश। अगर तुम्हें इससे परेशानी है तो चलो फिर से शादी कर लेते हैं। प्रीति अचानक हंसने लगी। उसने सिर झुकाया, काफी देर तक हंसती रही, फिर ठंडे स्वर में बोली, आकाश आप वाकई मजाक करना जानते हैं। आपने पहले ही आस्था के साथ एक भव्य शादी कर ली है जिसने पूरे देश को हिला दिया। हर कोई जानता है कि आप दोनों एक विवाहित जोड़ा हैं और अब आप मुझसे दोबारा शादी करने की बात करने की हिम्मत रखते हैं। क्या आपको जन निंदा का डर नहीं है। मुझे डर है कि आप मेरी इज्जत खराब कर देंगे। शादी मेरे बड़े भाई के लिए थी, बच्चा भी मेरे भाई का है और मैंने आस्था से आधिकारिक तौर पर शादी नहीं की है। मैं शादी करने के लिए आज़ाद हूँ। अगर आप मानते हैं कि आप शादी करने के लिए आज़ाद हैं तो किसी और को ढूंढ कर उससे शादी कर लीजिए, मैं नहीं। आकाश, मैं आपसे दोबारा शादी नहीं करूंगी। एक बार तलाक हो गया तो बात खत्म, दोबारा शादी की कोई संभावना नहीं है। प्रीति को वह अजीब लगा। जब हमने तलाक लिया था तब आप बहुत निर्णायक और ठंडे नहीं थे। अब आप दोबारा शादी की बात क्यों कर रहे हैं।
हमारे तलाक के समय मुझे एहसास नहीं हुआ था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। प्रीति उसके शब्दों से प्रभावित नहीं हुई, उसने शांत होकर जवाब दिया, आप मुझे कभी पसंद नहीं करते थे, शायद हम एक दूसरे को बहुत लंबे समय से जानते हैं, आपको मेरी आदत पड़ गई है। इसलिए जब मैं चली गई, तो आपको असुविधा महसूस हुई। ऐसा नहीं है, ऐसा ही है, कुछ समय बाद आप इससे उबर जाएंगे। इस बदलाव के दौरान हम दोनों के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि एक दूसरे से संपर्क न करें, इस तरह आप अतीत की हर चीज को जल्दी भूल सकते हैं, फिर आप खुशी खुशी आस्था के साथ रह सकते हैं। आकाश को लाचार महसूस हुआ, लेकिन ये भी लगा कि वह इसके लायक है। उसे विश्वास नहीं हो रहा कि वह अब उसे पसंद करता है। ये सब उसकी बार बार की गलतियों की वजह से है। अब इस दरार को भरना मुश्किल है। बाकी यात्रा के दौरान उसने एक शब्द नहीं कहा, लेकिन उसने उसका हाथ कभी नहीं छोड़ा, पूरी यात्रा के दौरान उसे पकड़े रहा। प्रीति अपना हाथ छुड़ा नहीं पाए और उसने कोशिश करना छोड़ दिया, ये तय करते हुए कि वह उसे एक निर्जीव वस्तु की तरह सहन कर लेगी। जब वे उसके अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स पहुंचे, तो आकाश ने कार पार्क की और उसे कार की चाबियां सौंपी। आपकी कार टूट गई थी, यह आपके लिए है। प्रीति हैरान थी, तो जो नई कार आप आज चला रहे थे, वह असल में मेरे लिए थी। सही, आप इतने उदार कब से हो गए? उदार? क्या मेरी माँ के नाम वाली कार किसी ने तोड़ नहीं दी? मैं तुम्हें मुआवजा दे रहा हूँ, ये सही है। जरूरत नहीं, बीमा कंपनी पहले ही भुगतान कर चुकी है, और गलती करने वाले ड्राइवर ने भी। मुझे और किसी मुआवजे की जरूरत नहीं है। प्रीति ने उसकी कार की चाबियां नहीं लीं, कार का दरवाजा खोला, बाहर निकली और अपार्टमेंट में प्रवेश किया। उसके पीछे कोई नहीं आया, जिससे उसने राहत की सांस ली। उसने हमेशा की तरह सामने का दरवाजा खोला, अपनी दादी को बुलाने वाली थी कि लिविंग रूम में बैठे व्यक्ति को देखकर चौंक गई। उसका चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। प्रमोद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसे अंदर आते देखकर प्रमोद तुरंत गुस्से में आ गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पूछने की कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया है? मैंने क्या किया है? तुम पागल हो रहे हो। दादी, ये यहाँ कितनी देर से हैं? आपने मुझे बताया क्यों नहीं ताकि मैं उन्हें भगाने के लिए जल्दी वापस आ जाती? डॉक्टर, शकुंतला भी परेशान दिखी। ये थोड़ी देर पहले ही आए हैं, और यहाँ आते ही तुम्हें डांटना शुरू कर दिया। लेकिन मुझे पूछने का मौका ही नहीं मिला कि क्या हुआ, ये बस तुम्हारा इंतजार करने की जिद कर रहे थे। प्रीति ने प्रमोद को ठंडी निगाहों से देखा। तुम्हें क्या कहना है? मैं वापस आ गई हूँ, तुम बोल सकते हो। प्रमोद का चेहरा उदास था क्योंकि वह गरजा, क्या तुमने फिर से अपने छोटे भाई के साथ मेरे मामलों में दखल दिया? क्या तुमने ही उसे मेरी विला बेचने के लिए उकसाया? तुम हमेशा गड़बड़ी करती रहती हो। प्रीति हैरान थी, उसे डांटने की बजाय वह स्तब्ध रह गई। क्या गौरव ने तुम्हारी विला बेच दी? तुम अब भी मासूम बनने की हिम्मत कर रही हो। अगर तुमने उसे फुसलाया न होता तो वह विला कैसे बेच सकता था? अब हमारे परिवार के पास रहने के लिए जगह नहीं है। एक तरफ प्रीति गौरव की हिम्मत से चकित थी, दूसरी तरफ वह प्रमोद पर भड़क उठी। इसका मुझसे क्या लेना देना है? मैंने उसे कभी नहीं उकसाया। हालांकि गौरव ने जो किया वह सही था। तुमने सोचा था कि तुम इतनी आसानी से विला को गौरव की चाची के नाम पर ट्रांसफर कर सकते हो। गौरव जैसा हाई स्कूल का छात्र भी तुम्हारे इस हास्यास्पद व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर सका। तुम अब भी नहीं मानोगी। प्रमोद चैन से बैठ नहीं पा रहा था, उसकी प्यारी विला बेचे जाने का हर विचार उसके दिल को चाकू की तरह काट रहा था, उसका गुस्सा उबाल पर था। वह अचानक खड़ा हुआ, प्रीति की नाक की ओर इशारा किया, और फटकार लगाई, तुम एक नीच प्राणी के अलावा और कुछ नहीं हो। दुनिया में तुम्हारे जैसी निर्दयी और कपटी बेटी नहीं है। मैं तुम्हारा पिता हूँ, अगर तुम पितृभक्ति नहीं दिखाती हो तो ठीक है, लेकिन तुमने मेरे खिलाफ साजिश रची, जिसके कारण मैंने अपनी आखिरी संपत्ति भी खो दी। तुम चालबाज, धूर्त हो। तुम अपने ही भाई के खिलाफ भी साजिश रचती हो, तुम इंसान कहलाने लायक नहीं हो। प्रीति ने कमजोरी दिखाने से बिल्कुल इनकार कर दिया। उसने व्यंग्य किया और कहा, प्रमोद, मुझे लगता है कि तुम सच में दोष मरने में माहिर हो। जबकि मैंने तुम्हें हिसाब के लिए नहीं पकड़ा है, तुम बेशर्मी से मुझ पर ही वार कर रहे हो। तुम ही धूर्त और चालाक हो। तुमने नैना को मेरे क्लिनिक पर भेजा, मुझसे उसकी दहेज की रकम चुकाने की मांग कर रहे थे। तुम जैसे आदमी पिता होने का दावा करने की हिम्मत करते हो? तुम इसके अयोग्य हो। नैना तुम्हारी चचेरी बहन है, और तुम उसकी बड़ी चचेरी बहन हो। अगर वह तुमसे मदद नहीं मांगेगी तो किससे मांगेगी? तुम्हारे पास साफ साफ बहुत पैसा है, लेकिन तुम मेरी मदद नहीं करोगी, नहीं उसकी, बस उसे तकलीफ में देख रही हो। तुम्हारे अंदर कोई अंतरात्मा नहीं है। प्रीति उसके बेशर्म शब्दों से लगभग गला घोंट दी गई थी। उसने गुस्से में कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या मैं इस तथाकथित चचेरी बहन के साथ नजदीक हूँ? मैं उसके लिए 10 लाख का दहेज क्यों चुकाऊं? क्या उसके माता पिता मर गए हैं? अगर उसके माता पिता मर भी गए हों, तो भी मेरे दखल देने की जगह नहीं होगी। तुम उसके चाचा अभी तक मरे नहीं हो। तुम अंतरात्मा की बात करने की हिम्मत करते हो, तुम खुद उसका दहेज क्यों नहीं चुका देते? तुम, प्रमोद आग बबूला हो गया, तुम निकम्मी प्राणी, क्या तुम मुझे मरने का श्राप दे रही हो? या मेरे भाई और उसकी पत्नी को मरने का श्राप दे रही हो? क्या तुम जिंदा रहने से ऊब गई हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे विद्रोही शब्द कहने की? मैंने कहा कि तुम मरे नहीं हो, मैंने तुम्हें कब मरने का श्राप दिया?
प्रीति ने मजाक में कहा, ये वाकई हास्यास्पद है। नैना के अपने पिता और माँ, दादी उसकी जिंदगी की परवाह नहीं करते, जबकि वे उसका 10 लाख का दहेज लेकर उसे उस अजीब परिवार में शादी कर देते हैं। तुम उनकी अंतरात्मा की कमी के लिए उन्हें दोष नहीं दे रहे, बल्कि मुझे दोष दे रहे हो। अगर तुम्हारे पास सच में अंतरात्मा है और तुम्हें अपनी भतीजी की परवाह है, तो तुम्हें अपने प्यारे भाई और भाभी को अपना घर बेचने और अपनी बेटी को आज़ादी दिलाने के लिए मनाना चाहिए। दरअसल प्रमोद जानता था कि इस मामले में वह गलत था। एक चचेरी बहन से उसके माता पिता द्वारा लिए गए दहेज को चुकाने के लिए कहना कोई तर्क नहीं है। लेकिन वह जानता था कि प्रीति के पास पैसा है, और उसने सोचा कि नैना दयनीय है, इसलिए उसने उसे प्रीति के क्लिनिक का पता दिया और उसे उकसाया कि वह प्रीति से पैसे मांगे। जहां तक उसे मिलने की बात थी, ये सब नैना की क्षमता पर निर्भर था। किसने सोचा होगा, नैना को एक धेला भी नहीं मिला, बल्कि उसे रात में पता चला कि उसकी विला उसके बेटे ने बेच दी है। नया खरीदार उन्हें बेदखल करने आ रहा था, उन्हें अब वहां रहने नहीं दे रहा था। वह बिल्कुल विश्वास नहीं कर सका कि उसका 16 वर्षीय बेटा उनकी अपनी विला बेचने जैसा बड़ा काम कर देगा। यहाँ जरूर कोई उकसाने वाला रहा होगा, और यह निस्संदेह प्रीति थी जो उसे नुकसान पहुंचाने पर तुली थी। गौरव अपने विद्रोही चरण में होने के कारण किसी और की बात नहीं सुनता। ठीक है, विषय बदलना बंद करो। हम नैना के मामले का हिसाब बाद में करेंगे। अभी मैं जिस खाते को तुमसे निपटाना चाहता हूँ वह मेरी विला के बारे में है। प्रमोद बेशक जानता था कि कौन सा मामला ज्यादा गंभीर था। नैना का मामला बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं था, उसकी विला ही असली मायने रखती थी। वह गर्जा, न केवल हमारी वर्तमान विला बिक गई है, बल्कि मैंने गौरव के लिए जो दूसरी विला पहले खरीदी थी उसने वह आकाश को दे दी है। क्या तुम बीमार हो? तुमने अपने भाई को उसका घर देने के लिए क्यों फुसलाया? तुम्हारे भाई ने तुम पर इतना भरोसा किया और तुम उसे ऐसे इनाम देती हो। इसके अलावा तुम पहले ही आकाश से तलाक ले चुकी हो, वह तुम्हें नहीं चाहता, फिर भी तुम उसे संपत्ति क्यों दे रही हो? तुम मूर्ख और दुष्ट दोनों हो। हम साफ साफ एक परिवार हैं, फिर भी तुम विवाद पैदा करती हो, अपने ही परिवार की संपत्ति को बाहरी लोगों को दे रही हो। आकाश इतना धनवान है, क्या उसे तुम्हारे घर की जरूरत है? तलाक से नुकसान में तो हम हैं, उसे हमें एक विला से मुआवजा देना चाहिए, न कि तुम्हें अपने भाई का घर देने की। प्रीति के कान उसके चिल्लाने से पीड़ा कर रहे थे। वही मूर्ख और भयंकर दोनों था, फिर भी वह उसे डांटने की हिम्मत कर रहा था। जब प्रमोद चिल्ला चुका तो प्रीति ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें गौरव की विला खरीदने के लिए पैसा कहाँ से मिला? क्या तुमने वह पैसा खुद कमाया था? बेशक मैंने कमाया, या तुमने कमाया। प्रमोद, क्या तुमने शर्म की सारी भावना खो दी है? तुमने आकाश के दहेज का इस्तेमाल करके विला खरीदी। तुमने खुद ये स्वीकार किया था जब मेरी शादी हुई थी। तुमने आकाश से 2 करोड़ के भारी दहेज की मांग की थी। सही, मैंने आकाश से मांग की थी। इसमें क्या? जो पैसा मैंने अपनी क्षमताओं से कमाया वह मेरा है। प्रमोद का चेहरा अहंकारी धार्मिकता से भरा था। कैसा भारी दहेज? 2 करोड़ लू परिवार के लिए कुछ नहीं है। मैंने बहुत कम स्वीकार किया। अगर मेरे पास ज्यादा अनुभव होता तो मैं 20 करोड़ मांगता। प्रीति के दिल में एक ठंडक महसूस हुई। वह जानती थी कि प्रमोद सिर्फ गुस्से में नहीं बोल रहा था। उसे शायद पछतावा था कि उसने आकाश से और ज्यादा दहेज क्यों नहीं मांगा। अगर उसने सच में आकाश से 20 करोड़ का दहेज मांगा होता तो कौन जानता है कि आकाश उसके बारे में क्या सोचता। शायद अगर उसने सच में 20 करोड़ मांगे होते तो शादी हुई ही ना होती। आकाश कंजूस होने के लिए बदनाम है। उसने 2 करोड़ दिए, ये तथ्य उसे हैरान और आश्चर्यचकित कर गया। उसने सोचा था कि वह एक पैसा भी नहीं देगा। प्रीति की आवाज दुखी हो गई। तुमने कहा कि दुनिया में मेरे जैसी बेटी नहीं होगी। सच में दुनिया में तुम्हारे जैसा पिता भी नहीं है। अपनी बेटी की शादी के लिए तुमने दहेज के बारे में उसकी पीठ पीछे योजना बनाई। श्रीवर्ण और उनकी पत्नी के साथ खुलकर चर्चा करने की बजाय तुमने आकाश से मांगा। तुम सच में कभी नहीं चाहते थे कि मैं एक अच्छा जीवन जीऊं, है ना? कितने पिता अपनी बेटी की शादी में निजी तौर पर अपने दामाद से दहेज मांगते हैं? क्या तुम्हें डर नहीं था कि तुम्हारी बेटी अपने दामाद के सामने सिर ऊंचा नहीं कर पाएगी? क्या तुम्हें डर नहीं था कि तुम्हारी बेटी को जीवन भर आलोचना का सामना करना पड़ेगा? तुम्हारा स्वार्थ और लालच चौंकाने वाला है। तुम केवल अपने फायदे पर विचार करते हो और मेरी जीवन की समस्याओं की कभी परवाह नहीं करते। मेरा कार दुर्घटना हुआ और मैं मृत्यु के द्वार पर थी, फिर भी तुम अस्पताल में मुझसे मिलने भी नहीं आए। लेकिन अब जब विला चला गया है तुम यहाँ जल्दी में आ गए। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत स्पष्ट हो रहे हो? लेकिन प्रमोद को बिल्कुल भी अफसोस नहीं था। उसने उदासीनता से जवाब दिया, अगर मैं मिलने आता तो क्या तुम मेरा स्वागत करती? तुम बस मेरी आलोचना करती जैसे तुम अभी कर रही हो। इसके अलावा क्या गौरव तुमसे मिलने नहीं आया था? तुम्हें और क्या चाहिए? गौरव को तुमसे मिलने नहीं आना चाहिए था। तुम उसे केवल गुमराह करोगी और उसके साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं करोगी। मैं फिर से कहती हूँ, गौरव द्वारा तुम्हारी विला बेचे जाने का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने उसे तुम्हारी विला बेचने के लिए नहीं उकसाया। वह केवल 16 साल का है, उसे तुम्हारे गंदे मामलों में शामिल नहीं होना चाहिए। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे जैसी नीच चालों का इस्तेमाल करूंगी? भले ही तुम स्वीकार ना करो, ये तुम हो, यह जरूर तुम हो। गौरव पहले कितना आज्ञाकारी बच्चा था। उसने पिछले 6 महीनों में तुम्हारे साथ ज्यादा समय बिताया है, तभी से उसका चरित्र पूरी तरह से बदल गया है। उसका चरित्र कैसे पूरी तरह से बदल गया? वह हमेशा ऐसा ही रहा है।
वह बिल्कुल नहीं बदला। मुझ पर यहाँ चिल्लाना बंद करो, तुम जल्दी से उससे बात करो और उससे विला वापस खरीदने के लिए कहो। मुझे अभी भी नहीं पता कि विला बेचने से मिले पैसे कहाँ गए। अगर वे सारे खर्च हो गए तो सब खत्म हो जाएगा। हमारा पूरा परिवार बेघर हो जाएगा। प्रीति को लगा कि वह गौरव को बिल्कुल नहीं समझता। उसने अधीरता से पलटवार किया, गौरव पैसे बर्बाद नहीं करेगा। उसने तुम्हारी विला शायद तुम्हारे कर्ज चुकाने के लिए बेची होगी। हो सकता है कि विला बेचने से मिले पैसे तुम्हारे लेनदारों में पहले ही बढ़ गए हों और अब गौरव से बात करने का कोई फायदा नहीं है। प्रमोद के चेहरे का रंग उड़ गया। लेनदारों में बढ़ गए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्रीति ने उसे घृणा भरी नजर से देखा और उदासीनता से कहा, इसमें क्या असंभव है? तुम रोज एक कंगाल की तरह हो। गौरव बस और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने कर्ज चुकाने के लिए विला बेचकर कुछ गलत नहीं किया है, उसमें तुमसे कहीं ज्यादा ईमानदारी है। ऐसा बेटा पाकर तुम्हें खुश होना चाहिए। वह तुम्हारे द्वारा भ्रष्ट नहीं हुआ। ये सच में चौधरी परिवार के पूर्वजों की राहत की सांस है। अब समस्या यह नहीं है कि विला बेचने से मिले पैसे बढ़ गए या नहीं। समस्या यह है कि एक 16 वर्षीय हाई स्कूल का छात्र तुम्हारी विला बेचने में कैसे कामयाब रहा, किसने उसकी मदद की। प्रमोद ने उस पर भान से कुड़ी। अगर तुमसे नहीं पूछूंगा तो किससे पूछूंगा? क्या तुम ही वह नहीं थी जिसने उसे बेचने में मदद की? तुम्हारे अलावा और कौन ऐसा करेगा? मैं पहले ही कह चुकी हूं कि वह मैं नहीं थी। तुम बार बार क्यों कह रहे हो कि वह मैं हूं? तुम्हें लगता है कि मेरे पास तुम्हारे कबाड़ के मामलों को संभालने के लिए इतना खाली समय है? अब तुम्हारे मामलों को संभालने के लिए केवल गौरव ही तैयार है। वह तुम थी। तुम बस बदला ले रही हो कि मैंने पहले चुपके से तुम्हारा घर बेचा था। प्रीति ने ठंडे स्वर में व्यंग्य किया। आहा, तो तुम्हें याद है कि तुमने चुपके से मेरा घर बेचा था? क्या तुम्हें अब एहसास होता है कि तुम कितने बेशर्म और नीच हो? तुम्हारी विला बिक गई और तुम इतनी जल्दी में, इतने गुस्से में मुझ पर गरजने चले आए। क्या तुमने कभी सोचा कि जब तुमने मेरा घर बेचा था तो मुझे कैसा लगा था? प्रमोद ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, तुम आखिरकार मानती हो? तुम मानती हो कि तुमने मेरी विला बेची? प्रीति ने उसे बेवकूफ की तरह देखा। मैंने क्या कबूल किया है? अगर मैं तुम्हारी विला बेचना भी चाहती तो क्या मेरे पास ऐसा करने की क्षमता है? विला तुम्हारे नाम पर भी नहीं है, ये गौरव की चाची के नाम पर है। मैं इसे कैसे बेच सकती थी? क्या मैंने उसकी चाची को अगवा किया और उसे घर बेचने के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया? तुम एक डॉक्टर हो। तुम उसे दवा दे सकती थी, तुम उसे एक्यूपंक्चर कर सकती थी, उसके दिमाग को बेहोश करके उसे हेरफेर करने देती। मैं सच में धन्यवाद करती हूँ, तुमने मेरा किसी देवता की तरह वर्णन किया है। मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं इतनी सक्षम हूँ कि किसी को हेरफेर कर सकूं। अगर मुझ में ऐसी क्षमता होती तो मैं इसे सबसे पहले तुम पर इस्तेमाल करती। जैसे ही प्रीति बोल रही थी, अचानक बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। लिविंग रूम में हर कोई हक्का बक्का रह गया। इतनी देर रात कौन हो सकता है? प्रीति की पहली प्रतिक्रिया थी कि यह आकाश होगा, लेकिन दूसरे विचार पर वह नहीं हो सकता था। आकाश कभी दस्तक नहीं देता था। वह या तो अपना पासवर्ड डालता था या खिड़की से चढ़कर आता था। वह कभी दस्तक नहीं देता था। वह आगे बढ़ी, दरवाजा खोला और देखा, जैसा कि उसे उम्मीद थी, यह आकाश नहीं था। जो व्यक्ति आया था वह गौरव था। जैसे ही प्रमोद ने अपने बेटे को देखा, उसने तुरंत अपना भाव बदल दिया। उसके चेहरे पर एक गर्म मुस्कान आ गई। गौरव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मैंने तुम्हें घर पर इंतजार करने के लिए नहीं कहा था? मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। गौरव लिविंग रूम में चला गया। उसकी आवाज तेज नहीं थी, फिर भी उसमें एक अकारण परिपक्वता और दबाव का माहौल था जो उसकी उम्र से मेल नहीं खाता था। तुम प्रीति को यहाँ देखने क्या कर रहे हो? कहीं तुम्हें ये तो नहीं लगता कि उसने मुझे तुम्हारी विला बेचने के लिए मजबूर किया? प्रमोद के चेहरे का रंग उड़ गया। वह इनकार करना चाहता था, लेकिन वह कह नहीं पाया। गौरव उसके भाव से बता सकता था कि उसने सही अनुमान लगाया था। इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने अपनी चाची को विला बेचने के लिए मनाया। मैंने उससे कहा कि मैं बिक्री से 20 लाख दूंगा, इसलिए वह सहमत हो गई। प्रमोद ये सुनकर लगभग बेहोश हो गया। क्या तुमने उसे 20 लाख भी दे दिए? क्या तुम पागल हो गए हो? तुम उसे इतना पैसा कैसे दे सकते थे? अगर मैं उसे पैसा नहीं देता तो वह तुम्हारी और मेरी माँ की पीठ पीछे विला बेचने के लिए कभी सहमत नहीं होती। अब उसने पैसे ले लिए हैं और दूसरे शहर भाग गई है, इसलिए तुम्हें उसे ढूंढने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रमोद का सीना उठा, खून उछला और काफी देर तक उसने अपना क्रोध दबाया। वह सच में एक बेकार, लालची मूर्ख है। अगर मुझे पता होता कि वह इतनी पैसे की भूखी है तो मैं तुम्हारी माँ की बात सुनकर विला उसके नाम पर नहीं करता। गौरव को प्रमोद की किसी भी बात की परवाह नहीं थी। उसने प्रीति को ऊपर से नीचे देखा और पूछा, क्या तुम पूरी तरह से ठीक हो गई हो? प्रीति ने सिर हिलाया। हाँ, मैं हूँ। क्या प्रमोद तुम्हें परेशान करने आया था? प्रीति नहीं चाहती थी कि गौरव फिर से प्रमोद से बहस करे या लड़ाई शुरू कर दे, इसलिए उसने तुरंत मना कर दिया। नहीं, वह नहीं आया। अप्रत्याशित रूप से गौरव ने कहा, जरूर आया होगा, नहीं तो इतनी रात गए तुम्हें ढूंढने क्यों आता? वह निश्चित रूप से यहाँ तुम पर अपना गुस्सा निकालने आया होगा। ये कहते हुए उसने प्रमोद का हाथ पकड़ा और उसे दरवाजे की ओर ले गया। तुम्हें दोबारा यहाँ आने की इजाजत नहीं है। मैंने सब कुछ शुरू किया, फिर भी तुम आकर इसे दोष दे रहे हो। तुम बिल्कुल बेकार हो। प्रमोद जाना नहीं चाहता था। वह चाहता था कि प्रीति उनके बेटे को विला वापस खरीदने के लिए मनाए। अब हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं है, आज रात यहीं रुक जाते हैं। गौरव रुका। तुम यहाँ रुकना चाहते हो?
क्या इसके पास तुम्हारे लिए जगह भी है? तुम अपनी बेटी के लिए लगातार परेशानी क्यों लाते हो? क्या मैंने तुमसे किसी होटल में कुछ दिनों के लिए ठहरने के लिए नहीं कहा था? मैं बाद में किराए पर एक जगह ढूंढूंगा। होटल में रुकने पर पैसे लगते हैं। प्रमोद ने गंभीर होकर जवाब दिया, हमारे पास कहीं जाने की जगह नहीं है। प्रीति तुम्हारी बहन, मेरी बेटी है। यहाँ रहना स्वाभाविक है। इसमें परेशानी वाली क्या बात है? स्वाभाविक का क्या मतलब? तुमने इसे पाला नहीं और तुम में यहाँ रुकने की हिम्मत है। गौरव ने उसे घूरा और बिना किसी और बात के उसे दरवाजे से बाहर घसीटा और सीढ़ियों से नीचे उतर गया। गौरव की पीठ को देखते हुए प्रीति को राहत और गर्माहट का मिला जुला एहसास हुआ। वह अपनी दादी डॉक्टर शकुंतला से कहे बिना नहीं रह सकी, भगवान का शुक्र है कि मेरा एक समझदार छोटा भाई है, नहीं तो मैं प्रमोद परिवार के बोझ से दब गई होती। डॉक्टर शकुंतला ने हालांकि कुछ देर सोचा, अगर प्रमोद परिवार तुम्हें परेशान करना जारी रखता है तो बस रिश्ता तोड़ लो। तुम गौरव के साथ संपर्क में रह सकती हो, बाकी सबको बस अनदेखा करो, उन्हें अजनबी समझो। ये पहली बार नहीं था जब उन्होंने ऐसी बातें कही थी, लेकिन प्रीति ने इसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया। मैं उनसे रिश्ता तोड़ना चाहती हूँ, लेकिन क्या आप देखती हैं कि वे मुझे अकेला छोड़ते हैं? जब मैं घायल हुई थी तो कोई मिलने नहीं आया, लेकिन जैसे ही मैं बेहतर हुई, वे सब मेरी मदद लेने के लिए आ गए। डॉक्टर शकुंतला ने उसे देखा, जैसे कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन फिर अपने शब्द निगल लिए और चुप रहीं। हालांकि प्रीति को लगा कि उनकी दादी का भाव थोड़ा अजीब था। क्या हुआ दादी? कुछ नहीं, देर हो रही है, जल्दी सो जाते हैं, कल हमारा व्यस्त दिन है। प्रीति ने सिर हिलाया, ठीक है, चलो सोने चलते हैं। एक सपने रहित रात। अगले दिन प्रीति पूरी ऊर्जा से उठी, तैयार हुई, नाश्ता किया और अपनी दादी के साथ मेडिकल क्लिनिक के लिए टैक्सी ली। हाल ही में उसकी नींद अच्छी थी। उसे आकाश के सपने कम से कम आ रहे थे और उसका मूड अब उससे प्रभावित नहीं होता था। वह जानती थी कि वह धीरे धीरे उसे अपने दिल से निकाल रही थी और जल्द ही वह उसे पूरी तरह से भूल जाएगी। क्लिनिक की प्रतिष्ठा के साथ आने वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही थी। प्रीति और उसकी दादी के प्रयासों के बावजूद वे अभी भी बहुत व्यस्त थे। दोपहर में जैसे ही प्रीति बाहर से कुछ ऑर्डर करने वाली थी, आरुष आ गई। वह हमेशा की तरह जीवंत थी। उसने खुशी खुशी डॉक्टर शकुंतला का अभिवादन किया और फिर प्रीति का हाथ पकड़कर बाहर जाने लगी। प्रीति, आज बाहर लंच करते हैं। मैं एक नए खुले पश्चिमी रेस्तरां को जानती हूँ, खाना बहुत स्वादिष्ट है। मैं तुम्हें वहां ले चलूंगी। प्रीति झिझकी, क्या ये दूर है? अगर बहुत दूर है तो मत चलो, मेरे पास आज दोपहर को करने के लिए बहुत सारे काम हैं। नहीं, दूर नहीं है। तुम डॉक्टर बनकर कितनी व्यस्त रहती हो। रेस्तरां तक 10 मिनट की ड्राइव है। तुम्हें आज मेरे साथ लंच करना ही होगा। हमें साथ में खाना खाए हुए कितना समय हो गया है। अगर मैं कभी तुमसे मिलने नहीं आती तो तुम कभी मेरे बारे में नहीं सोचोगी। अगर ऐसा चलता रहा तो मेरा दिल टूट जाएगा। प्रीति ने लाचारी से हंसा, मैं व्यस्त हूँ, है ना? मैं तुमसे मिलना चाहूंगी, लेकिन अस्पताल और क्लिनिक के बीच बस बहुत कुछ चल रहा है। तुम मेरी एकमात्र दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें बहुत महत्व देती हूँ। एक बार यह व्यस्त अवधि खत्म हो जाए तो चलो बाहर खाने चलते हैं, बिल मैं चुकाऊंगी, क्या कहती हो? ये हुई ना बात। आरुष को खुश करना काफी आसान था। प्रीति के कुछ ही शब्दों से वह फिर से खुश हो गई। प्रीति के हाथ में हाथ डालकर वह उसे क्लिनिक से बाहर खींच लाए और उसे कार तक ले गई। प्रीति को कार में बैठने के बाद ही एहसास हुआ कि यह वही कार थी जिसे आकाश कल चला रहा था। वह आरुष की ओर मुड़े बिना नहीं रह सकी। क्या यह आकाश की कार नहीं है? तुम इसे क्यों चला रही हो? और तुम मुझे इसमें लेने क्यों आए? जैसे ही आरुष ने गाड़ी चलाई, उसने प्रीति को डांटा, क्या तुम मूर्ख हो? क्या मेरे दूसरे भाई ने ये कार तुम्हें भेंट नहीं की थी? तुमने इसे क्यों नहीं लिया? यह मासेराती 2 मिलियन की है। इसे न लेना बेकार है। प्रीति आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। उसे उम्मीद नहीं थी कि आकाश इतनी जल्दी आरुष को बता देगा। वह आकाश के व्यक्तित्व को अच्छी तरह से जानती थी। वह कभी भी प्रयास बर्बाद नहीं करता था और अनावश्यक रूप से बकवास नहीं करता था। तथ्य यह है कि वह आरुष को बताने को तैयार था। इसका मतलब था कि वह स्पष्ट रूप से चाहता था कि वह मध्यस्थ की भूमिका निभाए। हम पहले ही तलाक ले चुके हैं। मुझे उसकी कार की क्या जरूरत है? मैं अब उससे बंधा नहीं रहना चाहती। हे भगवान प्रीति, तुम्हें एहसास नहीं है कि मेरे दूसरे भाई का इतना उदार होना कितना दुर्लभ है? वह एक ऐसा आदमी है जो नुकसान से नफरत करता है। अगर वह तुम्हें एक कार देने को तैयार है तो इसका मतलब है कि वह तुम्हारा ऋणी है। तुमने इतना कुछ सहा और तुम्हें तलाक लेने के लिए मजबूर किया गया, तो तुम मुआवजे के तौर पर उसकी कार क्यों नहीं ले सकती? आरुष चाहती थी कि वह प्रीति के दिमाग के अंदर जाकर उसे बेहतर ढंग से समझे। इसके अलावा, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारी कार दुर्घटना के पीछे मेरी सबसे बड़ी चाची का हाथ होने की संभावना है? तो क्या मेरे दूसरे भाई को तुम्हें मुआवजा नहीं देना चाहिए? तुम उसके साथ इतनी विनम्र क्यों हो रही हो? अगर मैं होती तो मैं बिना किसी झिझक के कार ले लेती। प्रीति धीरे से मुस्कुराई, अगर यह पहले होता तो मैं इसे स्वीकार कर लेती, लेकिन अब नहीं। तुम पहले क्यों स्वीकार करती और अब क्यों नहीं? क्योंकि इससे पहले कि उसने आस्था से शादी नहीं की थी, मैं बिना किसी समस्या के उसके उपहार स्वीकार कर सकती थी। और उस समय मुझे यह भी महसूस हुआ कि वह मेरा ऋणी है, इसलिए उसकी चीजें लेना उचित होगा। लेकिन अब जब उसने आस्था से शादी कर ली है तो उससे कुछ भी स्वीकार करना सही नहीं होगा। आरुष ने अविश्वसनीयता से सिर हिलाया, मुझे लगता है कि तुम बस बेवकूफ बन रही हो।
क्या तुम्हें नहीं पता कि आस्था का जो बच्चा था वह मेरे दूसरे भाई का नहीं, बल्कि मेरे सबसे बड़े भाई का था। मेरे दूसरे भाई और आस्था की भले ही शादी की रस्म हुई हो, लेकिन उन्हें विवाह प्रमाण पत्र नहीं मिला। मैं इसकी गारंटी दे सकती हूँ। उन्हें सच में प्रमाण पत्र नहीं मिला। मेरे सबसे बड़े चाचा ने खुद ये बात स्वीकार की थी। और मैंने ये भी स्पष्ट कर दिया है, वे दोनों कभी साथ नहीं रहे, न अतीत में और न अब। वे अलग अलग रहते हैं। तो तुम्हें मेरे दूसरे भाई जो भी देता है उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। तुम्हें दोषी महसूस करने की जरूरत नहीं है। उसकी दौलत का उस बेशर्म आस्था से कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम्हें ये कार नहीं चाहिए तो क्या होगा अगर आस्था इसे ले ले? नहीं, मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने उसे यह कार लेने दी तो मैं बहुत गुस्सा होऊंगी। हम आस्था को इससे फायदा नहीं उठाने दे सकते। आरुष की अंतहीन बकवास सुनने के बाद प्रीति आखिरकार समझ गई। पता चला कि आरुष को चिंता थी कि कार आस्था ले लेगी, इसलिए वह जल्दी से उसे ढूंढने आई थी। प्रीति हंसी, तुम वाकई मेरे पक्ष में हो। तुम नहीं चाहती कि दूसरे तुम्हारे दूसरे भाई की संपत्ति से फायदा उठाएं, लेकिन तुम्हें चिंता है कि मैं इसका फायदा नहीं उठा रही हूं। आरुष भी हंसी, बेशक हम सबसे अच्छे दोस्त हैं। अगर तुम मेरे दूसरे भाई द्वारा तुम्हारे लिए खरीदी गई नई कार नहीं लेती हो तो वह इसे घर पर ही छोड़ देगा और इसका इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन आस्था इतनी बेशर्म है, वह आकाश की हर चीज अपने लिए लेना पसंद करेगी, जिसमें वह खुद भी शामिल है। क्या तुम्हें लगता है कि वह इस कार को अकेला छोड़ेगी? मैं उससे तंग आ चुकी हूँ। बस ये सोचकर कि वह मेरे सबसे बड़े भाई के बच्चे से गर्भवती है, फिर भी उसने मेरे दूसरे भाई को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि बच्चा उसका है। मुझे घिन आती है। शुक्र है मेरे दूसरे भाई ने पहले ही उसके असली रंग देख लिए हैं। ये कितनी राहत की बात है। वह अब उसे नजरअंदाज कर रहा है, जबकि वह उसके करीब रहने के लिए हर चाल चल रही है। कभी कभी वह मेरे दूसरे भाई के कॉर्पोरेशन में खाना पहुंचाने के लिए दौड़ती है, दूसरी बार वह उसकी चिंताओं को जानने के लिए उसके घर जाती है, और कभी कभी वह जानबूझकर संयोग से मिलने का नाटक भी करती है। संक्षेप में, वह अपनी उपस्थिति महसूस कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रीति ने हैरान होकर पूछा, तुम्हें ये सब कैसे पता? ओह, ये सब आस्था ने खुद मुझे बताया। अब वह सिर्फ मेरे दूसरे भाई के सामने दिखने की कोशिश नहीं कर रही है, वह मेरी कंपनी में भी ऐसा कर रही है। वह हर दिन बताती रहती है कि वह मेरे दूसरे भाई के लिए कितनी अच्छी है और मेरे दूसरे भाई उससे कितने तंग आ चुके हैं और उससे मिलेंगे नहीं, मुझसे मध्यस्थता करने के लिए कह रही है। क्या तुमने मदद की? क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ? मैंने पहले ही एक बड़े भाई को खो दिया है और अब जब वह चला गया है तो मैं अपने दूसरे भाई को भी नहीं खो सकती। बेशक मैं उसकी मदद नहीं करूंगी। मैं न केवल उसकी मदद नहीं करूंगी, बल्कि मैं मेरे दूसरे भाई से भी उसके बारे में बुरा बोलूंगी। आरुष खुश थी। अब मेरा दूसरा भाई मुझ पर भरोसा करता है, वह मेरी हर बात मानता है और आस्था की हर बात पर शक करता है। मेरा दूसरा भाई वास्तव में होशियार है। आस्था के अच्छी इंसान न होने को पहचानने के बाद वह उसे कोई मौका नहीं देता। प्रीति ने उसका उत्साहित चेहरा देखा और हंसी। ये होशियार होना नहीं है, ये सिर्फ इतना है कि उसके द्वारा मूर्ख बनाए जाने के बाद वह आस्था से सावधान है। वह आस्था पर उतना भरोसा नहीं करता जितना पहले करता था, लेकिन आस्था उसके लिए कुछ अलग मायने रखती है, इसलिए उसके सामने ज्यादा मत कहना। क्या मैंने नहीं देखा कि मेरा दूसरा भाई उसके साथ अलग व्यवहार करता है? क्या तुम्हें पता है कि वह अब आस्था को शक्ति कॉप की इमारत में कदम रखने से मना करता है और घर के अंगरक्षकों को कठोरता से जांच की गई है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी आस्था को बिना अनुमति के अंदर नहीं आने देगा। अब जब भी आस्था मेरे दूसरे भाई के घर आती है तो वह केवल विला के गेट के बाहर ही इंतजार कर सकती है। प्रीति थोड़ी भौचक्की हुई। क्या ये सच है? वह अब आस्था के साथ इतना कठोर व्यवहार कर रहा है, लेकिन मुझे अभी भी क्यों लगता है कि वह उसकी रक्षा कर रहा है। ओह ठीक है, ये ठीक से रक्षा नहीं है, लेकिन मेरा दूसरा भाई आस्था को छोड़ नहीं सकता। आखिरकार उसने मेरे सबसे बड़े भाई के बच्चे को जन्म दिया। मैं अपने सबसे बड़े भाई का सम्मान करती हूँ जैसे मेरा दूसरा भाई करता है, और बच्चे को जन्म देने के लिए आस्था को श्रेय दिया जाना चाहिए। प्रीति केवल सिर हिला सकी और कुछ नहीं कहा। आकाश आस्था के साथ अच्छा व्यवहार करता है या नहीं, इससे अब उसका कोई लेना देना नहीं था। प्रीति, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए, तुम्हें ये कार ले लेनी चाहिए। अगर तुम इसे नहीं चाहती हो तो आस्था इसे मांग सकती है। ये देखते हुए कि उसने मेरे बड़े भाई के लिए एक बच्चे को जन्म दिया, मेरा दूसरा भाई उसे दे सकता है। हम उसे फायदा नहीं उठाने दे सकते, वह पहले से ही इतनी लालची है। उसने पहले ही हमारी सबसे बड़ी चाची से कई लग्जरी कारें मांगी हैं और जैसा कि मैंने सुना है, वह हमारी सबसे बड़ी चाची से शक्ति कॉप में शेयर भी मांग रही है। प्रीति कुछ चौंक गई। वह शक्ति कॉप में भी शेयर लेना चाहती है? हाँ, वह बहुत महत्वाकांक्षी है, अन्यथा वह मेरे सबसे बड़े भाई के बच्चे के लिए इतनी बेताब क्यों होती? और यहाँ तक कि दूसरे वाले से झूठ बोलने की हिम्मत भी की, दावा किया कि बच्चा उसका है, और बेशर्मी से उससे चिपकी रही। क्या तुम्हें लगता है कि वह वास्तव में मेरे दूसरे भाई को पसंद करती है? क्या वह केवल उस प्रमोद परिवार की दौलत पर नजर नहीं गड़ाए हुए है जिसका वारिस मेरा दूसरा भाई बनने जा रहा है? वह वाकई आकाश को पसंद नहीं करती होगी, लेकिन मैंने सोचा था कि वह सिर्फ प्रमोद परिवार की दौलत की ओर आकर्षित थी और शक्ति कॉप से उलझने की हिम्मत नहीं करेगी। प्रीति की भावनाएं उमड़ पड़ीं। अब तक उसने कभी शक्ति कॉप से उलझने के बारे में नहीं सोचा था। उसने तो यहाँ तक कि केवल अपनी गॉड किलर पहचान का उपयोग करके आकाश को धोखा देने की हिम्मत की और उससे सीधे भिड़ने से परहेज किया।
कितना अप्रत्याशित है कि आस्था न केवल बहुत महत्वाकांक्षी है, बल्कि उसने अपनी आकांक्षाओं को कार्रवाई में भी बदल दिया, यहाँ तक कि शेयर की भी मांग कर रही थी। प्रीति सोचे बिना नहीं रह सकी, क्या वह इतने समय से बहुत रूढ़िवादी रही है? आकाश से शादी करने से पहले उसने कभी उसका पैसा खर्च नहीं किया, और शादी के बाद भी उसने कभी उसके पैसे का इस्तेमाल नहीं किया। उसने कभी उसकी या प्रमोद परिवार की दौलत के प्रति कोई लालच नहीं रखा। दूसरी ओर आस्था ने बहुत पहले ही योजनाएं बना ली होंगी, जिसका इरादा शक्ति कॉर्प में हिस्सेदारी हासिल करना और प्रमोद परिवार में प्रभाव रखना था। यही कारण है कि आकाश कंजूस है, किसी भी महिला पर पैसा खर्च करने को तैयार नहीं है। आस्था को शेयर देना तो दूर की बात है। अगर यह शौर्य होता तो उसके नर्म दिल और उदार स्वभाव के कारण आस्था को उसके लिए एक बेटे को जन्म देते हुए देखकर वह सबसे अधिक संभावना है कि आस्था को बिना मांगे ही शेयर दे देता। प्रीति को अभी भी विचारों में खोया हुआ देखकर आरुष चिंतित हो गई। प्रीति, तुम्हें ये कार चाहिए या नहीं? आस्था शक्ति कॉर्प के शेयर लेने की हिम्मत करती है और तुम एक कार भी स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करती। ज्यादा ईमानदार मत बनो, तुम समझती हो मेरा मतलब। प्रीति हंसी, क्या आकाश ने तुम्हें ये कार मुझे देने के लिए भेजा है? ओह ठीक है, तो वह ही था। अरे इसे छोड़ो, किसने भेजा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुख्य बात यह है कि तुम्हें कार लेनी होगी। अगर तुम नहीं लेती हो तो कार निश्चित रूप से आस्था के पास जाएगी, और इससे मैं बीमार पड़ जाऊंगी, ये जानकर कि वह इसे चलाकर मेरे ऑफिस आएगी और शेखी बघारेगी कि मेरा दूसरा भाई उससे कितना प्यार करता है। क्या तुम मुझे उसके द्वारा बीमार होकर मरते हुए देखना चाहती हो? अगर मुझे यह नहीं चाहिए तो इसका मतलब यह नहीं है कि यह उसी के पास जाएगी, तुम भी इसे ले सकती हो। हे भगवान, क्या तुम्हें लगता है कि मेरा दूसरा भाई इतना उदार है कि वह मुझे 2 मिलियन की कार दे सकता है? वह केवल तुम्हारे प्रति अपना हर्जाना भरना चाहता है, इसलिए वह तुम्हें कार दे रहा है। उसने मुझे कहाँ गलत किया? केवल मैं ही हूँ जो उसका ऋणी हूँ, ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि वह मेरा ऋणी हो। कोई मौका नहीं है कि वह मुझे कार देगा। वह मुझे देने के बजाय इसे फेंक देगा क्योंकि वह इतना निर्दयी है। इस पर विचार करने के बाद प्रीति आखिरकार सिर हिलाया। ठीक है, मैं कार स्वीकार करती हूँ। आरुष की आंखें चमक उठी, उसने उत्साह से स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारा। हाँ, ये बहुत अच्छा है। तुम्हें आखिरकार समझ आ गई। लो, ये रही कार की चाबियां, इन्हें ले लो। प्रीति ने चाबियां स्वीकार की। डर था कि आरुष की अत्यधिक खुशी एक और दुर्घटना का कारण बन सकती है। उसने तुरंत सलाह दी, थोड़ा शांत हो जाओ। सड़क पर ध्यान दो, सुरक्षित चलाओ। ओह ओह ठीक है। आरुष ने बात मानी, लेकिन वह कान से कान तक मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाई। वह उतनी ही खुश लग रही थी जितनी कि अगर कार प्रीति के बजाय उसे मिली होती। रेस्तरां पहुंचने तक वह अभी भी हंस रही थी। प्रीति भी उसके हंसमुख मूड से प्रभावित हुई, आराम महसूस कर रही थी। दोनों ने खाना ऑर्डर करते समय बातचीत की और हंसी। एक बार जब व्यंजन परोसे गए तो प्रीति ने उनका स्वाद लिया और आरुष को अंगूठा दिखाए बिना नहीं रह सकी। तुमने जो रेस्तरां चुना है वह वास्तव में बहुत अच्छा है, ये स्टेक स्वादिष्ट है। अपनी रेड वाइन का एक घूंट लेने के बाद आरुष के गाल लाल हो गए। उसने गर्व से सहमति व्यक्त की, बेशक, जब खाने की बात आती है तो मैं पारखी हूँ। प्रीति हंसी, तुम केवल खाना खाने की विशेषज्ञ हो, न कि पकाने की। आरुष खिलखिलाकर हंसी, यह कोई बड़ी बात नहीं है, जब तक मैं खा सकती हूँ बस यही काफी है। मेरी दादी हमेशा कहती हैं कि मेरी किस्मत अच्छी है। मैं खा सकती हूँ और सो सकती हूँ, और मैं केवल सबसे अच्छी चीजें खाती हूँ। मैं मेरे दूसरे भाई से ज्यादा भाग्यशाली हूँ। प्रीति रुकी और अचानक महसूस किया कि आकाश वास्तव में खाने के मामले में नखरेबाज नहीं था। भले ही आरुष प्रमोद परिवार की पहली शाखा की बेटी नहीं थी, लेकिन वह लाड़ प्यार में पली बड़ी थी। वह अपने खाने के साथ काफी नखरेबाज है, सिवाय जब वह अपने प्यारे चेतन के साथ खा रही होती है। अन्य समयों के दौरान वह अपनी खाने की आदतों के बारे में काफी विशेष होती है। दिवंगत शौर्य भी ऐसा ही था। वह केवल वही खाता था जो उसे पसंद था और उसे ताज़ा होना चाहिए। बाहर खाने पर वह केवल उच्च स्तरीय रेस्तरां चुनता था, लेकिन आकाश ऐसा नहीं था। जिस दौरान उसकी शादी उससे हुई थी, प्रीति ने अक्सर उसके लिए विभिन्न औषधीय भोजन बनाए थे। ऐसे भोजन में अक्सर एक औषधीय स्वाद होता है जिसे कई लोग स्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन आकाश ने कभी शिकायत नहीं की और न ही कोई खाना बर्बाद किया। ये स्वादिष्ट था या नहीं, इसकी परवाह किए बिना वह हमेशा अपना भोजन समाप्त करता था। इस छोटे से विवरण से ये स्पष्ट था कि उसे उसके परिवार द्वारा कभी लाड़ प्यार नहीं दिया गया था। यही कारण है कि वह अपने खाने के बारे में नखरेबाज नहीं है। जब तक वह खा सकता है, बस यही काफी है। उसका दिल अनियंत्रित रूप से दुखने लगा। प्रीति हंसी, वह फिर से उसके लिए बुरा महसूस करने लगी। वह वास्तव में आसानी से नर्म पड़ जाती थी। जैसे ही वह सोच रही थी, कोई उनके मेज के सामने आकर खड़ा हो गया। प्रीति ने ऊपर देखा। उस आदमी का चेहरा देखते ही वह आश्चर्य से रुक गई। क्या यह आप हैं? क्या संयोग है, डॉक्टर प्रीति, मैं बस खाने के लिए बाहर निकलता हूं तब भी आपसे मिलता हूं। गुप्ता घू, जिनका नया भारतीय नाम के चेहरे पर खुशी भरी हैरानी का भाव था। क्या आपको नहीं लगता कि हम में कुछ तालमेल है? प्रीति जवाब दे पाती, इससे पहले आरुष बोल पड़ी। युवा मालिक गुप्ता, ऐसा लगता है कि आपका हर किसी के साथ तालमेल है। कुछ दिन पहले जब ये रेस्तरां खुला था तो मोलुलु और मैं यहाँ खाना खा रहे थे। आपने उसके साथ भी तालमेल होने के बारे में यही बात कही थी। मोलुलु एक कुछ हद तक प्रसिद्ध अभिनेत्री थी जिसका शियानिक्सिया ड्रामा वर्तमान में एक बड़ी हिट थी।
उद्योग में कई लोग गुप्ता के उसके पीछे पड़ने के बारे में जानते थे। गुप्ता ने लापरवाही से बात को लेते हुए अपना उत्साह नहीं खोया। उसकी नज़र अभी भी प्रीति पर टिकी थी। मोलुलू के साथ मेरा तालमेल बस इतना इतना है, लेकिन मुझे विश्वास है कि डॉक्टर प्रीति के साथ मेरा संबंध बहुत गहरा है ना डॉक्टर प्रीति? प्रीति ने तुरंत सिर हिलाया। युवा मालिक गुप्ता, आप बहुत विनम्र हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारा कोई खास संबंध है। आपको अपनी सीट पर वापस जाना चाहिए और अपने भोजन का आनंद लेना चाहिए। यहाँ खड़े रहना बिल्कुल भी उचित नहीं है, आप बहुत ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। गुप्ता हंसा। क्या दूसरों का ध्यान आकर्षित करना बुरी बात है? शायद आपको एहसास नहीं है कि आप कितना ध्यान आकर्षित करती हैं। मेरी राय में आप इस रेस्तरां में सबसे सुंदर हैं। जिस क्षण मैं अंदर आया मैंने आपको देखा। आप बस चकाचौंध कर रही हैं। प्रीति ने सिर हिलाना जारी रखा। मैं चकाचौंध नहीं कर रही हूँ। हम शांति से अपना भोजन कर रहे थे जब तक कि आप यहाँ नहीं आए और हर कोई इस ओर देखने लगा। मैं ध्यान आकर्षित करना पसंद नहीं करती। कृपया जाए युवा मालिक गुप्ता। गुप्ता रुकने के लिए उत्सुक लग रहा था, लेकिन प्रीति ने चेतावनी दी। क्या युवा मालिक गुप्ता को सुई का एक और स्वाद चाहिए? गुप्ता के चेहरे में हल्का बदलाव उसके बोलने में असमर्थ होने के असहनीय दर्द की याद को दर्शाता है। उसने अफसोस के साथ आह भरी और अनिच्छा से चला गया। उसके जाने के बाद ही आरुष प्रीति से बोली, प्रीति, तुम गुप्ता को कैसे जानती हो? सुई का क्या मतलब था? तुमने सच में उसे सुई तो नहीं लगाई थी? हाँ, मैंने वास्तव में किया था। पुराने श्री गुल का संगम अस्पताल में इलाज किया गया था और गुप्ता उनके साथ गए थे। इस तरह हम मिले। मैं समझ गई। तुम्हें उसके आसपास सावधान रहना चाहिए और कुछ दूरी बनाए रखनी चाहिए। नहीं तो तुम उसके साथ घोटालों में शामिल हो सकती हो और फिर उसकी 2 बहनों का निशाना बन सकती हो। प्रीति उलझन में थी। उसकी 2 बहनों का निशाना बनना, इसका क्या मतलब है? क्या उसकी बहनें महिलाओं के साथ उसके संबंधों को नियंत्रित करती हैं? बिल्कुल, आरुष धीरे से बोली। मैंने सुना है कि पुराने श्री गुल अपने पोते की महत्वाकांक्षा की कमी से निराश हैं और चाहते हैं कि उनकी सबसे बड़ी पोती गुल घूरानक्सुआन पारिवारिक व्यवसाय विरासत में ले। गुल वर्तमान में गुलामी गोटी कॉरपोरेशन के भीतर विभिन्न क्षेत्रों में घुमाई जा रही है। वह बहुत सक्षम है और उसकी अच्छी प्रतिष्ठा है। अचानक गुल के साथ अपनी पिछली मुलाकात को याद करते हुए प्रीति को एहसास हुआ कि उसने केवल उसकी शानदार सुंदरता पर ध्यान दिया था और गुल परिवार के व्यवसाय को विरासत में लेने की उसकी क्षमता को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह आकाश जैसी ही गलती करेगी, किसी व्यक्ति की असाधारण शारीरिक उपस्थिति के कारण उसकी क्षमताओं को नजरअंदाज कर देगी। कोई आश्चर्य नहीं कि अपूर्व डोनफेंग मू ने अथक प्रयास से गुल से शादी करने की कोशिश की। गुल बहुत करियर उन्मुख है। ऐसा लगता है कि वह अब तक एक भी रोमांटिक रिश्ते में नहीं रही है। वह खुद डेट नहीं करती है और जब उसका भाई अपने रंगीन मिजाज से परिवार की प्रतिष्ठा को धूमिल करता है तो उसे इससे नफरत होती है। इसलिए वह उसके रोमांटिक रिश्तों पर कड़ी नजर रखती है और गुप्ता को अन्य महिलाओं के साथ बातचीत करने की अनुमति नहीं देती है, क्योंकि वह पहले से ही सगाई कर चुका है। गुप्ता की दूसरी बहन गुंजन गुरानमो अब एक अच्छी सार्वजनिक छवि के साथ मनोरंजन उद्योग में एक बड़ी सनसनी है। उसे ये भी डर है कि उसके भाई का महिलाओं के साथ बार बार बातचीत करना उसकी निर्दोष छवि को धूमिल कर देगा। इसलिए जब भी गुप्ता किसी महिला के साथ ज्यादा दोस्ताना हो जाता है तो वह किसी को उन्हें चेतावनी देने के लिए भेजती है कि वे दूरी बनाए रखें। ये सब सुनकर प्रीति हंसे बिना नहीं रह सकी। मैं देखती हूँ कि गुप्ता कभी भी महिलाओं के पीछे भागने से परहेज नहीं करता। उनके सख्त पर्यवेक्षण के बावजूद गुप्ता अभी भी एक रंगीन मिजाज है। उनका नियंत्रण अप्रभावी लगता है। उन्हें उन महिलाओं के बजाय अपने भाई को अनुशासित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये तो ऐसा है जैसे गाड़ी को घोड़े के आगे रखना। आरुष ने सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल सही। वे दोनों भी गड़बड़ हैं। अपने भाई को समझाने के बजाय उसके प्रेम संबंधों को नियंत्रित करने में लगे रहते हैं। ये जड़ को नहीं, बस लक्षणों को ठीक करने जैसा है। लेकिन तुम नहीं जानती, अगर वे गौरव को नियंत्रित करना भी चाहें तो उनके माता पिता कभी नहीं मानेंगे। उनके माता पिता अपने बेटे को अपनी आंखों की पुतली की तरह मानते हैं। आखिरकार 3 बेटियां होने के बाद वह हुआ है। उन्होंने उसे बहुत लाड़ दिया है। यही कारण है कि गौरव निगम में काम करने से मना करता है और केवल मौज मस्ती करना चाहता है। इसीलिए पारिवारिक व्यवसाय गुल को सौंप दिया गया। अन्यथा केवल गौरव ही गोताई कॉरपोरेशन का वारिस होता। उनकी बेटियां कितनी भी काबिल क्यों न हो, उन्हें कभी मौका नहीं दिया जाता। प्रीति ने सिर हिलाया। लगता है मेरा शक सही था। गौरव अपने माता पिता द्वारा बिगाड़ा गया है। मुझे लगा था कि बुजुर्ग श्री वर्मा अपने पोते को बिगाड़ने वाले किस्म के नहीं लगेंगे, फिर भी गौरव एक अनुशासनहीन बिगड़ेल बेटे जैसा व्यवहार करता है। ये सब उसके माता पिता की गलती है। वैसे भी उससे दूर ही रहना सबसे अच्छा है। उससे उलझने से कभी कुछ अच्छा नहीं होता। वह एक रंगीन मिजाज है, हमेशा किसी भी खूबसूरत लड़की के पीछे पड़ा रहता है और उसकी गर्लफ्रेंड बदलने की रफ्तार अंश से मुकाबला कर रही है। मुझे पता है। मैं एक सुरक्षित दूरी बनाए रखूंगी। जब प्रीति ने यह कहा तो वह काफी दृढ़ थी। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि किस्मत उसे गलत साबित करने का अजीब तरीका रखती है। दोपहर के भोजन के बाद प्रीति पहले आरुष को नीलामी घर वापस छोड़ आए और फिर संगम अस्पताल की ओर चली गई। हालांकि कार दुर्घटना का साया अभी भी उसके मन में था, लेकिन जब वह वास्तव में ड्राइविंग सीट पर बैठी तो वह अपनी मनोवैज्ञानिक बाधाओं को पार करने में सफल रही और सुरक्षित रूप से अस्पताल पहुंची।
वास्तव में कभी कभी लोगों को खुद को आगे बढ़ाना पड़ता है, अन्यथा वह आने वाले महीनों तक कार को छूने से कतराती रहती। शाम होते होते आसमान से हल्की बारिश शुरू हो गई। जैसे जैसे शाम ढली, बारिश और तेज होती गई। जब प्रीति ने अपनी शिफ्ट पूरी की तो अस्पताल से बाहर निकलते ही उसके मन में पहला विचार यही आया कि आकाश की कार कितनी सही समय पर आई। वरना उसे इस बारिश में टैक्सी बुलानी पड़ती, और दिन के इस समय, साथ ही इस मौसम में टैक्सी मिलना मुश्किल है। बारिश के कारण तापमान तेजी से गिरा और विंडकोट पहने प्रीति को काफी ठंड महसूस हुई। उसने सोचा कि अगले दिन उसे एक मोटा ओवरकोट पहनना चाहिए। उसने कार चलाई, पहले अपनी दादी को क्लिनिक से लिया और फिर उनके साथ घर चली गई। प्रीति, तुमने नई कार कब खरीदी? मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें कुछ पैसे दे सकती थी। प्रीति यह कहने की हिम्मत नहीं कर पाई कि कार आकाश का तोहफा थी। उसकी दादी उसे निश्चित रूप से इसे वापस करने के लिए कहती। उसने अपना अपराध बोध दबाया और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने इसे कुछ दिन पहले ऑर्डर किया था। मैं आपसे पैसे क्यों मांगूंगी? क्या मेरे पास बीमा राशि और जिस ड्राइवर ने मुझे टक्कर मारी थी उसका मुआवजा नहीं है? वह काफी है। दरअसल बीमा राशि और ड्राइवर के मुआवजे को मिलाकर 10 लाख से भी कम था, जो कि वह जिस मासेराती चला रही थी उसे खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं था। हालांकि सौभाग्य से अपनी पेशेवर चिकित्सा कौशल के अलावा उसकी दादी ने कारों पर ध्यान नहीं दिया या उनकी कीमतें नहीं जानती थी, इसलिए उन्होंने प्रीति की बात पर सवाल नहीं उठाया। सवाल को टालकर प्रीति ने तुरंत विषय बदल दिया। डॉक्टर शकुंतला ने भी कार के बारे में पूछना जारी नहीं रखा। वह बता सकती थी कि कार अच्छी थी और सस्ती नहीं थी, लेकिन वह यह अनुमान नहीं लगा सकती थी कि यह 20 लाख की थी। इस प्रकार उनका ध्यान जल्दी ही प्रीति के नए विषय की ओर आकर्षित हो गया। प्रीति ने गौरव की बात छेड़ी। जब डॉक्टर शकुंतला को पता चला कि गौरव गुल परिवार का छोटा बेटा है, तो उन्होंने अचानक पूछा, क्या उसके दादा का नाम श्री वर्मा है? प्रीति हैरान रह गई। दादी, क्या आप भी बुजुर्ग श्री वर्मा को जानती हैं? डॉक्टर शकुंतला की अभिव्यक्ति अवर्णनीय थी। हाँ, गोताई समूह के मुखिया। वह अक्सर खबरों में दिखाई देते थे। प्रीति ड्राइविंग पर ध्यान केंद्रित कर रही थी और उसने अपनी दादी की अभिव्यक्ति में बदलाव पर ध्यान नहीं दिया। उसने लापरवाही से कहा, बुजुर्ग श्री वर्मा ने सुना कि मैंने एक और मरीज के पैर का इलाज किया था, इसलिए वह इलाज के लिए संगम अस्पताल आए। मैं उन्हें थोड़े ही समय में खड़ा करने में सफल रही। वह काफी खुश थे और उन्होंने अस्पताल को 20 मिलियन मूल्य के चिकित्सा उपकरण भी दान किए। यात्री सीट पर बैठी डॉक्टर शकुंतला ने ये सुना और चुपचाप अपनी मुट्ठी भींच ली। प्रीति अपनी दादी की प्रतिक्रिया से बेखबर थी और अपनी बात जारी रखी, जब बुजुर्ग श्री वर्मा ने मुझे देखा तो उन्होंने तुरंत मेरी माँ का नाम लिया। दादी, क्या आपको पता था कि मेरी माँ ने भी बुजुर्ग श्री वर्मा के पैर का इलाज किया था? वह उनकी प्रशंसा करते नहीं थकते। डॉक्टर शकुंतला ने गहरी सांस ली, अपनी आवाज को यथासंभव स्थिर रखने की कोशिश की। हाँ, मुझे पता है। तुम्हारी माँ ने मुझे इसके बारे में बताया था। वह गुल परिवार के साथ 6 महीने तक रही थी। अंत तक उनकी आवाज थोड़ी कांपने लगी थी। प्रीति ने कुछ गड़बड़ महसूस किया। वह डॉक्टर शकुंतला की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाई। दादी, आपको क्या हुआ? क्या आप कांप रही हैं? क्या आपको ठंड लग रही है? क्या मैं हीटर चालू कर दूं? मैं ठीक हूं, बस सड़क पर ध्यान दो, सावधानी से चलाओ, बारिश में फिसलन है और दृश्यता खराब है, विचलित मत हो। ओह, ठीक है। प्रीति ने आज्ञाकारी ढंग से कार का हीटर चालू कर दिया और फिर बात करना बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद जब उसने अपनी दादी को फिर से देखा तो उसने देखा कि उन्होंने कांपना बंद कर दिया था। उसने सोचा कि उसकी दादी बस बूढ़ी हो रही हैं और शायद थोड़ी ठंड महसूस कर रही हैं। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन डॉक्टर शकुंतला ने उसे चेतावनी दी, तुम बीमारियों का इलाज कर सकती हो, लेकिन गुल परिवार के लोगों के साथ बहुत ज्यादा शामिल मत होना, समझा? प्रीति ने सिर हिलाया। मैं समझ गई दादी। गुल परिवार एक कुलीन घराना है, मुझे लगता है कि यह आकाश के परिवार जैसा ही है। वे बेरहम शार्क हैं, मैं अतीत की गलतियों को नहीं दोहराऊंगी, इसलिए चिंता मत करो। डॉक्टर शकुंतला ने राहत की सांस ली। यह अच्छा है। दोनों जल्दी ही घर लौट आए। डॉक्टर शकुंतला ने रात का खाना बनाना शुरू किया, जिसमें प्रीति उनकी मदद कर रही थी। देखते ही देखते गर्मा गर्म खाना तैयार हो गया। प्रीति ने भरपेट खाना खाया। खाने के बाद उसने बर्तन धोए और अपनी दादी को मरीज की हालत की जांच के लिए अस्पताल जाने की अपनी योजना के बारे में बताया। उसने एक ओवरकोट पहना, फिर बाहर चली गई। रात गहरी हो चुकी थी। शरद ऋतु की बरसात की रात अविश्वसनीय रूप से ठंडी थी। प्रीति ने खिड़की नीचे की और ठंडी हवा अंदर आए अपने साथ बर्फीली ठंडक लाई। हालांकि उसने ठंडी हवा या अंदर आती बारिश की बूंदों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह धीरे धीरे गाड़ी चला रही थी, एक अलग दिशा में जा रही थी, संगम अस्पताल की ओर नहीं। उसके मोबाइल फोन की स्क्रीन जल रही थी, उस पर एक लाल बिंदु था जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। आखिरकार लाल बिंदु हिलना बंद हो गया। अंधेरी रात में प्रीति एक जानलेवा इरादे से भरी हुई थी। वह अचानक तेज हो गई, लाल बिंदु की ओर बढ़ रही थी। आधे घंटे बाद प्रीति ने अपनी कार एक परित्यक्त कारखाने के सामने रोकी। उसने अपना छाता खोला और घने अंधेरे कारखाने में मार्च किया। उसके सेल फोन पर लाल बिंदु हिलना बंद हो गया था। वह आदमी शायद सो रहा होगा। बारिश लगातार गिर रही थी। ठंडी हवा ने उसके ओवरकोट के किनारे को उठा दिया। उसके नए खरीदे गए ब्रिटिश शैली के छोटे जूते भीग गए थे।
परित्यक्त कारखाने में एक भयानक माहौल भरा हुआ था जिसमें वह सामान्य रूप से अकेले कभी भी उद्यम करने की हिम्मत नहीं करती। हालांकि जिस व्यक्ति को वह आज खोज रही थी उसने उसका पूरे 16 साल इंतजार किया था। उसने अंश से भी मदद मांगी थी इस व्यक्ति पर एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाने के लिए। वह आमतौर पर कभी भी अंश से कोई एहसान नहीं मांगती थी। ये पहली और एकमात्र बार था कि उसने किसी व्यक्तिगत मामले के लिए उससे कुछ करने का अनुरोध किया था। उसके कदमों की आहट बारिश की आवाज में डूब गई, लेकिन जैसे ही वह उस आदमी के करीब पहुंची, वह इन अचानक कदमों की आहट से जाग गया। उसने घबराकर आगाह किया, कौन है? प्रीति, छाता पकड़े और अपने छोटे जूते पहने, उसके सामने खड़ी थी। यह आदमी परित्यक्त कारखाने के एक कोने में बारिश से छिपा हुआ था। उसने अपनी टॉर्च चालू की, उसके चेहरे पर रोशनी डालकर पुष्टि की कि वह वास्तव में वही था जिसकी उसे तलाश थी। उसने ठंडी आवाज में बात की, मैं वह हूं जो तुम्हारी जान लेने आई हूं। आदमी ने अचानक तेज रोशनी से अपनी आंखें ढंक लीं। प्रीति की आवाज सुनकर वह अचानक पागलपन भरी हंसी में फूट पड़ा। हा हा हा, ये तो एक औरत निकली। अभी अभी जेल से बाहर आया हूं और एक औरत मेरे दरवाजे पर खुद को पेश करती है। मेरी किस्मत सच में खराब नहीं है। प्रीति की आवाज में एक ठंडक थी जो पहले कभी नहीं सुनी गई थी। तुम भाग्यशाली हो। जैसे ही तुम जेल से बाहर निकले, तुम्हें एक अच्छा आदमी मिला जिसने तुम्हें लिफ्ट दी और तुम्हें बाहरी इलाके में पहुंचाया। उसका चेहरा सदमे से पीला पड़ गया। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि जिसने तुम्हें लिफ्ट दी थी उसे मैंने ही व्यवस्थित किया था। प्रीति ने शांति से कहा, मुझे न केवल ये पता है कि किसी ने तुम्हें मुफ्त सवारी दी, बल्कि मुझे ये भी पता है कि जैसे ही तुम बाहरी इलाके में पहुंचे तुमने किसी पर हमला किया। लेकिन तुम्हारे लिए दुर्भाग्य की बात यह है कि 16 साल तक जेल में रहने के बाद तुम्हें यह नहीं पता था कि अब सब कुछ डिजिटल हो गया है। लोग शायद ही कभी नकदी का उपयोग करते हैं, इसलिए तुम पैसे नहीं चुरा पाए, बल्कि केवल कुछ स्नैक्स और फल चुरा पाए। उसका दिल तेजी से धड़क उठा और वह आश्चर्य से जमीन से उठ खड़ा हुआ। तुम ये सब कैसे जानती हो? तुम आखिर हो कौन? तुम्हें क्या चाहिए? हॉन्ग चंगोंग, क्या तुम्हें मैं याद नहीं हूं? ठीक है, 16 साल हो गए हैं, ये सामान्य है कि तुम मुझे नहीं पहचानते। लेकिन अगर तुम राख में भी बदल जाओ तो भी मैं तुम्हें पहचान सकती हूँ। 16 साल, क्या तुम उस समय की वह बच्ची हो? तो तुम भूले नहीं हो? प्रीति धीरे धीरे उसके पास पहुंची। तुमने सही अनुमान लगाया। मैं उस समय की वह छोटी लड़की हूँ जिसने अपनी माँ को तुम्हारे द्वारा मारे जाते देखा था और लगभग खुद भी तुम्हारे द्वारा मारी गई थी। हॉन्ग चंगोंग अचानक जमीन पर गिर गया, डर से नहीं, बल्कि वह बस खड़े रहने की ताकत खो चुका था। फिर भी ताकत के बिना भी उसने डराने की कोशिश की। हाँ हाँ हाँ, लगता है मुझे तुम्हें उस साल मार देना चाहिए था, है ना? क्या तुम आज यहाँ आए हो यह उम्मीद करते हुए कि मैं तुम्हारी पीड़ा समाप्त कर दूं? उम्मीद है कि प्रीति ने एक और कदम आगे बढ़ाया। एक पल में तुम मुझसे इसे समाप्त करने की भीख मांग रहे होगे। ओह, तुम इतनी अभिमानी हो गई हो। मुझे याद है कि तुम एक बच्चे के रूप में बहुत डरती थी। तुम एक कदम आगे बढ़ने की हिम्मत करो। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा? तुम्हारे पास अब मेरी गर्दन तोड़ने की ताकत नहीं है। प्रीति की आवाज में गहरी नफरत थी। उसका स्वर शांत था लेकिन उसमें तूफान छिपा था। तुम निश्चित रूप से यह नहीं सोचते कि मैं इतनी दयालु हूं कि तुम्हें वास्तव में खाना भेजूंगी, है ना? अब मैं तुम्हें जवाब बताऊंगी। तुमने जो खाना चुराया था मैंने उसमें नशा मिला दिया है। हॉन्ग चंगोंग के चेहरे से मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उसके दिल में अंततः घबराहट की एक लहर दौड़ी। जिस आदमी को मैंने लूटा उसे तुमने व्यवस्थित किया। तुमने सामान में जहर मिला दिया। तुम मुझे जहर देकर मारना चाहती हो? तुम्हें जहर देकर मारना? नहीं, वह तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा। तुम ऐसी आसान मौत के लायक नहीं हो। अभी तुम बस कमजोरी महसूस कर रहे हो। बस थोड़ी देर पहले तुम्हें खड़े होने में भी मुश्किल हो रही थी, है ना? प्रीति ने शांति से कहा, मैंने इस दिन के लिए अपने मन में हजारों बार योजना बनाई है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कुछ भी गलत न हो। मेरे पास बहुत सारे बैकअप प्लान थे। हालांकि तुम इतने मूर्ख हो कि मुझे केवल पहले वाले का उपयोग करना पड़ा, बाकी की जरूरत नहीं पड़ी। हॉन्ग चंगोंग अचानक ठंडी हंसी हंसा। तुम कहते हो कि मैं मूर्ख हूं? मुझे लगता है कि तुम और तुम्हारी मरी हुई माँ उतनी ही मूर्ख थी। वह मुझे तुम्हें मारने से रोकने की कोशिश करने के लिए इतनी ढीठ थी और मेरे द्वारा छुरा घोंप कर मारी गई। तुम आज मुझसे मुकाबला करने आए हो, मैं तुम्हें भी छुरा घोंप कर मार दूंगा और तुम्हें तुम्हारी माँ से पाताल में मिलाने के लिए भेज दूंगा। उसके शब्दों ने उस शांत मुखौटे को फाड़ दिया जो प्रीति ने पहना हुआ था। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसकी आवाज तीखी हो गई। तुमने उसे क्यों मारा? तुम उस समय घायल थे और वह तुम्हारा इलाज कर रही थी। तुमने उस डॉक्टर को भी क्यों नहीं बख्शा जो तुम्हारी मदद कर रही थी? ये सवाल 16 साल से उसके दिल पर बोझ बना हुआ था और वह हमेशा उससे आमने सामने पूछना चाहती थी। क्यों? मुझे मारना पसंद है, मैं जिसे चाहता हूं उसे मारता हूं। कुछ खूनी डॉक्टर सोचती है कि वह डॉक्टर हो सकती है क्योंकि वह सुंदर दिखती है। क्या अफसोस है, मेरे पास उसका चेहरा बिगाड़ने का समय नहीं था। अफसोस, इतना समय हो गया है। मुझे याद नहीं है कि वह कैसी दिखती थी। तुम थोड़ा और करीब क्यों नहीं आती और मुझे देखती हूं कि तुम कैसी दिखती हो। जैसा कि अपेक्षित था, प्रीति ने एक और कदम आगे बढ़ाया। उससे 1 मीटर से भी कम दूरी पर रुक गई। उसे करीब आते देख हॉन्ग चंगोंग अचानक आगे बढ़ा, प्रीति को उसकी टखने से पकड़ लिया। हालांकि उसने तुरंत महसूस किया कि वह अपने हाथों से कोई ताकत नहीं लगा सकता। धिक्कार है। भोजन में नशा उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा मजबूत था।
जैसे ही यह विचार उसके मन में कौंधा, अगले ही पल प्रीति ने उसके हाथ पर कदम रखा। वह आतंक में चिल्लाया, आह! जाने दो। प्रीति ने न केवल जाने देने से मना कर दिया, बल्कि उसने और भी जोर से दबाया। खासतौर पर आज के लिए उसने सख्त तले वाले जूते पहने थे। वे न केवल हवा और बारिश को रोक सकते थे, बल्कि लोगों पर कदम रखने और उन्हें दर्द देने में भी काफी प्रभावी थे। तीखी चीखें अंतहीन थीं। जैसे ही उसने होंग चंगगोंग को अपना पैर हटाने के लिए दूसरे हाथ से अपना पैर पकड़ने की कोशिश करते देखा, उसने उसके दूसरे हाथ पर भी कदम रखा। उसकी आवाज ठंडी थी, मुझे स्पष्ट रूप से याद है, तुमने मेरी मां को मारने के लिए अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल किया था। आज मैं पहले तुम्हारा बायां हाथ अपंग कर दूंगी। जैसे ही उसने बात की, उसने अपने पैर के नीचे और भी दबाव डाला। एक हल्की सी चटक के साथ होंग चंगगोंग का हाथ टूट गया। होंग चंगगोंग की दर्द की चीख और गंभीर हो गई। वह उठना चाहता था, प्रीति को मारना चाहता था, फिर भी वह पूरी तरह से असमर्थ था। ये युवा लड़की, जिसे वह उस समय मारने में विफल रहा था, ने अपनी सावधानी से उसे चौंका दिया, क्योंकि उसने उसे पहले से ही नशा दे दिया था। उसने यह अनुमान लगाने में विफल रहा था कि जिस पैदल यात्री को उसने लूटा था, उसके द्वारा उस पर हमला किया जाएगा। उसने सोचा कि इतने उजाड़ उपनगर में एक परित्यक्त कारखाने के पास से पैदल यात्री क्यों गुजर रहे थे। ये पता चला कि यह सब उसकी ओर से पूर्व नियोजित था। थोड़ी देर तक दयनीय ढंग से कराहने के बाद उसने अंततः उसके तनावग्रस्त हाथों से अपने पैर हटा लिए। जैसे ही उसने सोचा कि वह उस पर दया दिखा सकती है, वह नीचे झुक गई और उसकी कलाई में 3 सुइयां चुभो दी। पहले से 10 गुना ज्यादा तीव्र दर्द के हमले ने उसे दर्द में चिल्लाने पर मजबूर कर दिया। आह! तुम क्या कर रही हो? तुम पागल हो? क्या तुम मुझे यातना देकर मारना चाहती हो? प्रीति को उसके आरोपों की परवाह नहीं थी। वह ठंडी हंसी हंसी, आखिरकार तुमने कुछ सही अनुमान लगाया है। हम इतनी देर से बात कर रहे हैं और तुम्हें अभी एहसास हुआ कि मैं तुम्हें यातना देकर मारने की योजना बना रही हूँ। होंग चंगगोंग का चेहरा दर्द से मुड़ गया। उसकी कलाई से पीड़ा फैल रही थी, उसका बायां हाथ दर्द से सुन्न था और पीड़ा उसके हाथ तक फैलती जा रही थी। उसे डर लगने लगा कि न केवल उसका हाथ बर्बाद हो जाएगा, बल्कि उसका हाथ भी बर्बाद हो जाएगा। लगातार दर्द असहनीय था। उसने जल्दी से दया की गुहार लगाई, मुझे बख्श दो, मैं तुमसे विनती करता हूँ, बहुत दर्द हो रहा है। इतना दर्द क्यों हो रहा है? तो मुझे जवाब दो, तुमने मेरी माँ को क्यों मारा? उसने तुम्हारी मदद की और तुमने उसे छुरा घोंप दिया। क्यों? उस समय मैं आवेश में था। मैं मानसिक रूप से स्थिर नहीं था। अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती तो पुलिस से पूछो। प्रीति को पहले ही पुलिस से पता चल गया था कि इस आदमी होंग चंगगोंग को वास्तव में मानसिक समस्या थी, लेकिन खुद एक चिकित्सा विशेषज्ञ होने के नाते वह जानती थी कि वह अंधाधुंध हत्या करने की हद तक पागल नहीं हुआ था। मैं तुम्हारे जवाब से संतुष्ट नहीं हूं। जैसे ही प्रीति ने बात की, उसने उसके दूसरे हाथ में 3 सुइयां चुभो दी। होंग चंगगोंग दर्द से लगभग बेहोश हो गया। वह कभी नहीं जानता था कि इस दुनिया में कोई ऐसा दर्द हो सकता है जो उसकी हड्डियों में गहराई तक उतर जाए, उसकी त्वचा, मांस और हड्डी को एक अकल्पनीय हद तक पीड़ा में शामिल कर ले। तुलना में जेल में झगड़ों और गार्डों की सजा से उसने जो दर्द सहा था, वह बस कुछ भी नहीं था। उसने जेल से रिहा होने पर भी पछतावा करना शुरू कर दिया। उसे अपनी सजा बढ़ाने के लिए जेल में और मुसीबत खड़ी करनी चाहिए थी। प्रीति किसी भी जेल अधिकारी से कहीं ज्यादा निर्दयी थी। तेज दर्द उसकी कलाई से उसकी उंगलियों तक फैल गया, फिर वापस उसकी कलाई तक, उसके हाथ तक और फिर उसके कंधे तक। होंग चंगगोंग ने महसूस किया कि अगर वह अब हिल सकता, तो वह शायद अपनी ही बाहों को काट डालता। बहुत दर्द हो रहा था। यह असहनीय रूप से दर्दनाक था। उसने ये भी महसूस किया कि उसके शरीर की सभी नसें दर्द कर रही थीं। हर सांस लेने के प्रयास में दर्द उसकी सांस रोक रहा था। होश खोने की कगार पर, दांत पीसते हुए, वह बोलने में कामयाब रहा, कृपया सुइयां निकाल दो। कृपया, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्रीति ने उसके दाहिने हाथ से सुई निकाल ली। पल भर में होंग चंगगोंग के दाहिने हाथ का दर्द नाटकीय रूप से कम हो गया। हे भगवान, दर्द मुक्त होने का एहसास कितना अच्छा था। वह फूट फूट कर रो पड़ा। गुल परिवार था। गुल परिवार ने मुझे पैसे दिए और मेरी मां को मारने के लिए कहा। प्रीति के चेहरे पर फीकी मुस्कान आ गई। गुल परिवार, ये नाम उसके दिमाग में एक धमाके की तरह गूंजा, जिससे उसके सोचने की शक्ति रुक सी गई। कुछ देर बाद उसने अपनी आवाज पाई, गुल परिवार? कौन सा गुल परिवार, जो 4 बड़े परिवारों में तीसरे नंबर पर है? उनके परिवार के मुखिया का नाम श्री वर्मा है। क्या श्री वर्मा ने तुम्हें मेरी मां को मारने के लिए कहा था? मुझे नहीं पता, मैं सच में नहीं जानता। मुझे बस इतना पता था कि गुल परिवार से किसी ने मुझे ये करने को कहा था। कौन था, यह मुझे नहीं पता। मेरी उनसे फोन पर बात हुई थी। तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि वह गुल परिवार से ही था? क्योंकि शुरू में मैं हत्या के लिए राजी नहीं हुआ था। मुझे जेल जाने का डर था। लेकिन उस आदमी ने मुझसे कहा कि वह गुल परिवार से है और उसके पास ऐसे साधन हैं जो मुझे जेल जाने से रोक सकते हैं। चौधरी, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, उसने कहा, मैंने बाद में कई बार जांच की और वह सच में गुल परिवार से था। हालांकि मुझे आज भी नहीं पता कि वह कौन था। जब मुझे जेल में डाला गया तो उसने मेरी जरा भी परवाह नहीं की। वह तो यह चाहता था कि मैं जेल में ही मर जाऊं ताकि राज हमेशा के लिए दफन हो जाए। उसने तो जेल के गार्डों को भी रिश्वत दी थी ताकि वे मुझे पीटें और मैं कई बार तो मरते मरते बचा हूं। वह आदमी था या औरत, वह भी नहीं पता। उसने आवाज बदलने वाले यंत्र का इस्तेमाल किया था, इसलिए मैं बता नहीं सकता। ये जानकारी सुनकर प्रीति स्तब्ध रह गई और खुद को शांत नहीं कर पाई।
उसका दिल जोरों से धड़क रहा था और दिमाग तेजी से भाग रहा था। उसने गुल परिवार के जिन लोगों से मुलाकात की थी और उनके बारे में जो खबरें पहले पढ़ी थी, उनकी तस्वीरें उसके दिमाग में तैरने लगीं। चौधरी झूठ बोलता नहीं लग रहा था, पर अगर वह सच कह रहा था, तो गुल परिवार में कौन उसकी मां को मारना चाहता होगा? और क्यों कोई उसकी मां, जो कि एक डॉक्टर थी, उन्हें मारना चाहेगा? प्रीति को श्री वर्मा का वह चेहरा साफ याद था जब उन्होंने पहली बार उसे देखा था। वे बहुत प्रसन्न और आशा से भरे दिखे थे। उन्होंने अपनी मर्जी से उसकी मां का जिक्र भी किया था, उनकी चिकित्सा कौशल की तारीफ की थी और उनसे संपर्क टूटने का अफसोस जाहिर किया था, जिसका मतलब था कि उन्हें अपने पैर के इलाज के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ रहा था। प्रीति ने सोचा, जिस शख्स ने चौधरी को उसकी मां को मारने के लिए कहा था, वह श्री वर्मा नहीं हो सकते। सिवाय इसके कि उनकी एक्टिंग लाजवाब हो। उस समय उनके साथ मौजूद गौरव, श्री वर्मा के दूसरे बेटे, ने भी कुछ अजीब नहीं दिखाया था। उसे प्रीति को देखकर सिर्फ इसलिए आश्चर्य हुआ था क्योंकि वह अपनी मां से मिलती जुलती थी। गुल परिवार की युवा पीढ़ी निश्चित रूप से दोषी नहीं थी। जब उसकी मां गुल परिवार की निजी डॉक्टर थी, तब वे या तो बहुत छोटे थे या पैदा भी नहीं हुए थे। कृपया मेरे बाएं हाथ से भी सुई निकाल दो। चौधरी की विनती अब अत्यंत दीन हो गई थी, उसकी शुरुआती हिकड़ी का कोई निशान नहीं था। मैंने जो कुछ था, सब बता दिया। क्या तुम मुझे जाने दे सकती हो? गुल परिवार से बदला लो, मुझसे नहीं, मैं तो बस एक किराए का आदमी था। मैंने पहले ही भारी कीमत चुका दी है, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मुझे बख्श दो। प्रीति ने कुछ देर तक उसे देखा, फिर उसके हाथ से सारी सुइयां निकाल दी। यह आदमी अभी मरना नहीं चाहिए। उसे पहले गुल परिवार से उसके दावों की पुष्टि करनी थी। अगर यह पता चला कि उन्होंने ही हत्या का आदेश नहीं दिया था, तो उसे चौधरी से फिर से पूछताछ करनी पड़ेगी। चौधरी जमीन पर थककर पड़ा था। प्रीति की ओर उसकी नजरें डर से भरी थीं। गहन दर्द आखिरकार कम हो गया था। इसकी तुलना में उसकी कलाई टूटने का दर्द अब सहने लायक लग रहा था। क्या तुम मुझे जाने दे रही हो? बिल्कुल नहीं। तुम एक हत्यारे अपराधी हो और जेल से छूटने के फौरन बाद तुमने डकैती की, जो साफ दिखाता है कि तुम्हारा सुधरने का कोई इरादा नहीं है। अगर मैं तुम्हें जाने देती हूं, तो इसका मतलब होगा समाज को खतरे में डालना और खुद को चोट पहुंचाना। तुम और क्या चाहती हो? क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं बता दिया कि तुम्हारी मां को मैं नहीं मारना चाहता था? जाकर गुल परिवार से निपटो। क्या तुम कमजोरों पर ही हाथ उठा रही हो क्योंकि गुल परिवार को चुनौती देने से डरती हो? मुझे उकसाना काम नहीं करेगा और मुझे तुम्हारे प्रोत्साहन की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी कहानी की पुष्टि गुल परिवार से करूंगी। प्रीति ने ये कहते हुए उठ गई। तुम बेहतर हो कि अपने तरीके सुधार लो। अगर तुमने फिर से लूटपाट या हत्या करने की हिम्मत की, तो मैं तुम्हें आज की तरह नहीं बख्शूंगी। ओह, तुम शायद कुछ समय तक लूटपाट या हत्या नहीं कर पाओगे। तुम्हारी कलाई टूटी हुई है और मैंने तुम्हें 3 इंजेक्शन दिए हैं। तुम अगले 2 महीने तक इसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। मैं लूटना भी नहीं चाहता, पर मुझे जिंदा रहना है। जब मैं अभी अभी जेल से छूटा हूं तो मुझे खाने के लिए पैसे कहां से मिलेंगे? अगर मुझे खाना है तो मैं लूट ही सकता हूं। तो तुम भीख मांग सकते हो या काम ढूंढ सकते हो, पर तुम लूट नहीं सकते। तुमने मेरी कलाई तोड़ दी, मैं काम कैसे करूं? एक हत्यारे को कौन काम पर रखेगा? अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो खुद ही रास्ता ढूंढो। मैंने तुम्हें मारा नहीं, यह मेरी अत्यधिक संयम दिखाता है। मुझसे तुम्हारे लिए कुछ करने की उम्मीद मत रखो। बात खत्म करके प्रीति ने चौधरी पर और ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी छतरी उठाई और बाहर की ओर चल दी। ठंडी बारिश अभी भी जोरों से हो रही थी। जैसे ही प्रीति उस वीरान फैक्ट्री से बाहर निकली, उसने अपनी कार के बगल में एक और कार खड़ी देखी। 2 लोग वाहन के बाहर खड़े थे। एक लंबा और सीधा आकाश था और दूसरा उसका अंगरक्षक यूफे। प्रीति हैरान थी, उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, आकाश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे? जिस पल आकाश ने उसे देखा, उसका बेचैन दिल शांत हो गया। वह उसकी ओर बढ़ा, उसे बाहों में भर लिया और गुस्से के साथ बोला, तुम इतनी रात को अकेले शहर के बाहर एक वीरान फैक्ट्री में क्या कर रही थी? क्या तुम खुद को मरवाना चाहती हो? प्रीति ने जोर से उसे धकेला। उससे भी ज्यादा गुस्से वाली आवाज में बोली, मेरे काम से तुम्हें कोई लेना देना नहीं। अब मुझे बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? क्या जो कार तुमने मुझे दी है, उसमें कुछ गड़बड़ है? क्या उसमें ट्रैकर लगा है? क्या तुम मुझ पर नजर रख रहे हो? आकाश एक पल के लिए चुप रहा, फिर उसने स्वीकार किया, ट्रैकिंग डिवाइस है, लेकिन मैंने ये तुम्हें मॉनिटर करने के लिए नहीं, बल्कि कोई दुर्घटना न हो, इसे रोकने के लिए किया था। मैं बस तुम्हें सुरक्षित रखना चाहता था। प्रीति गुस्से से कांप रही थी। तुम पागल हो? क्या मुझे तुम्हारी सुरक्षा की जरूरत है? क्या तुम ही वह नहीं थे जिसने हमारे तलाक की जोरदार मांग की थी? तलाक के बाद तुम मेरा पीछा और निगरानी क्यों कर रहे हो? क्या तुम विकृत हो? पहले शांत हो जाओ। मैं शांत नहीं हो सकती। तो मुझे बताओ, तुम इतनी देर रात और इस भारी बारिश में इस सुनसान जगह पर क्या कर रही हो? इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं, तुम्हें सवाल करने का कोई हक नहीं है। आकाश चिढ़ गया। उसने कड़ाई से कहा, मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ। मुझे डर है कि तुम्हें कुछ हो न जाए। जब मैंने तुम्हारी कार की लोकेशन यहाँ देखी, तो मैं तुरंत भागा चला आया। मुझे तुम्हारे यहाँ भागकर आने की जरूरत नहीं है, न ही तुम्हारी फिक्र की। प्रीति को पता नहीं क्यों, पर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी, तुमने मुझे छोड़ दिया और तुम दूसरी औरत से शादी करने वाले थे। मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है और तुम्हारी फिक्र बेकार है।
प्रीति को रोते देख आकाश का लहजा नर्म पड़ गया। पहले मेरी गलती थी, क्या मैं अब प्रायश्चित नहीं कर सकता? ये कहकर प्रीति के संघर्ष को नजरअंदाज करते हुए उसने फिर से उसे अपनी बाहों में कस लिया। उसने एक हाथ उसकी कमर पर रखा और दूसरे हाथ से उसके सिर को अपनी छाती से दबाया। रो मत। मैं सचमुच डर गया था कि तुम्हें कुछ हो जाएगा। ऐसी जगह पर आते ही मुझे तुम्हारी किडनैपिंग याद आ गई। ठीक पहले की तरह अपहरणकर्ता तुम्हें एक वीरान जगह पर लाए थे, इसलिए ऐसी जगहें मुझे बुरे सपने देती हैं। भले ही तुम खुद यहाँ ड्राइव करके आए हो, फिर भी मैं सबसे बुरा सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। खासकर जब यह संभव है कि किसी ने तुम्हारी कार को हाईजैक करके तुम्हें इस जगह पर लाया हो। यह विचार इतना डरावना है कि मैं घर पर रुक नहीं सका। मैं जानता था कि यहाँ आने से तुम्हारी कार में लगे ट्रैकर का भांडा फूट जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आया। मैं चाहूंगा कि तुम मुझ पर पीछा करने के लिए चिल्लाओ, बजाय इसके कि तुम्हें कुछ हो जाए। प्रीति के चेहरे पर बड़े बड़े आंसू लुढ़क रहे थे। तो ये बात थी, वह भूला नहीं था कि प्रीति का अपहरण हुआ था और वह मौत के मुंह से लौटी थी। शायद वह भी आखिर इंसान ही है। आकाश ने उसे रोते हुए सुना। उसके दिल में दर्द की एक टीस उठी। उसने प्यार से उसके सिर को सहलाया, फुसफुसाते हुए कहा, तुम अकेले यहाँ क्यों आई? ये बहुत खतरनाक है। तुम्हें फिर कभी अकेले बाहर जाने की इजाजत नहीं है। अगर तुम कुछ करना चाहती हो तो बस मुझे बता दो। चाहे तुम्हें किसी को मारना हो या आग लगाना, मैं कर सकता हूँ। क्या तुम समझी? वह कितना स्पष्टवादी था। अगर प्रीति यह कहती कि वह जरा भी नहीं पिघली, तो ये झूठ होगा। उसकी आत्मा कांप रही थी, उसकी भावनाएं डोल रही थीं। काफी देर बाद वह अपनी कांप को दबा पाए और आकाश से पूछा, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं यहाँ किसी को मारने आई थी? आकाश ने अपने दिल में सोचा, क्योंकि तुमने पहले भी ऐसा किया है। जिस पल उसने उसे छतरी लेकर वीरान फैक्ट्री से शांत भाव से बाहर आते देखा, वह समझ गया कि उसका अपहरण नहीं हुआ था, वह दूसरों को सजा देने आई थी। पिछली बार भी बरसात की रात थी, एक अपरिचित जगह पर। लबू चौधरी का पूर्व नाम, जिसने उसकी दादी को लगभग मार ही डाला था, वह लगभग उसके हाथों मरते मरते बचा था। हालांकि लबू अभी भी जिंदा था, पर वह मौत से भी बदतर हालत में जी रहा था। वह जल्दबाजी में देवपुर छोड़कर रेगिस्तान के दूर दराज इलाकों में कठोर परिस्थितियों में रहने चला गया था। हालांकि आकाश ने प्रीति को यह बताने की हिम्मत नहीं की कि वह लबू के बारे में जानता था। अन्यथा वह जरूर गुस्सा होती और उसे फिर से डांटती। उसने सामान्य ढंग से जवाब दिया, मैं तो बस एक मिसाल दे रहा था। मैंने यह नहीं कहा कि तुम किसी को मारने आए हो। तुम जो भी करना चाहो, जब तक वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाता, मैं दखल नहीं दूंगा। प्रीति ने उसकी बाहों से सिर उठाया, उसे संदेह से देखते हुए कहा, तुम सच में दखल नहीं दोगे? क्या तुम अपने अंगरक्षकों को अंदर जाकर देखने नहीं भेजोगे? आकाश ने उसके आंसू पोंछे, बेपरवाही से, क्या देखना है? तुम सुरक्षित बाहर आ गई हो, है ना? मुझे बस तुम्हारी सुरक्षा की परवाह है और कुछ जरूरी नहीं है। प्रीति के सारे संदेह उसके गले में अटक गए। वह थोड़ी उलझन में थी। क्या आकाश सच में उसे पसंद करने लगा था? क्यों? क्या इसलिए कि वह तलाक के बाद की जिंदगी की आदत नहीं डाल पाया? या इसलिए कि उसने महसूस किया कि वह सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं थी, कि वह सक्षम थी और उसके पास उसे पसंद करने के कारण थे? या इसलिए कि उसने आस्था का असली रंग देख लिया और अपनी पूर्व पत्नी को ज्यादा सराहने लगा? आकाश ने उसे गुमसुम देखा। उसकी लंबी पलकों पर पानी की छोटी छोटी बूंदें टिकी थीं, जो उसकी सांस के साथ कांप रही थीं, जिससे वह मासूम और प्यारी लग रही थी। वह खुद को रोक नहीं पाया। वह झुका और उसे चूम लिया। प्रीति होश में लौटी, उसे चिढ़ से घूरते हुए, तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। आकाश ने उसकी घूरने की परवाह नहीं की। उसने उसे कसकर पकड़ लिया और उसे खुद से दूर हटने नहीं दिया। क्या मैं आज रात तुम्हारे घर रुक सकता हूँ? सपनों में? मैं सच में बहुत सपने देख रहा हूँ आजकल। तुम मुझे छोड़ोगे या नहीं? क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं कहा कि मैं तुम्हें फिर से नहीं देखना चाहती? क्या तुम बहरे हो? अगर तुम नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हें सुई चुभा दूंगी। क्या तुम मेरे साथ इतनी कठोर नहीं हो सकती? जब तुम मुझे पसंद करती थी तो तुम हमेशा करीब आने की कोशिश करती थी। मैंने तुम्हें कब दूर धकेला? मैंने तो तुम्हारी मौजूदगी का स्वागत भी किया था। पर अब जब मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तो तुम मुझे दूर क्यों धकेलने पर तुली हो? यह एक जैसा कैसे है? मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। लेकिन तुमने फौरन तलाक लिया और किसी और से शादी कर ली। इतने क्रूर होने के बाद तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कि मैं सब कुछ बस भूल जाऊं? पहले जब वह उसे इस तरह से कोसती थी तो आकाश को खास फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब उसकी फटकार सुनकर उसका दिल दोष और पछतावे की मीठी भावना से कसक उठा। वह उसे पसंद करती थी, वह तलाक नहीं चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि वह किसी और औरत से शादी करे। तलाक ने सचमुच उसे नाराज किया था। उसने उसे और कसकर अपनी बाहों में लिया, पछतावे से माफी मांगते हुए, मुझसे गलती हुई, यह मेरी गलती है। तुम मुझे जैसे चाहो सजा दे सकती हो, यहाँ तक कि सुई से भी, लेकिन तुम मुझे दूर नहीं भगा सकती, तुम मुझे मना नहीं कर सकती। आकाश की गहरी, मधुर आवाज और उसके लगभग विनम्र शब्द सुनकर प्रीति के दिल में हल्की सी हलचल हुई। धीरे से उसने अपना हाथ उठाया, उसके सुंदर, बेपरवाह चेहरे को छुआ और नरमी से कहा, आकाश, हमारे बीच खत्म हो चुका है, इसे तुमने खत्म किया था। क्या तुम्हें लगता है कि यह इतनी आसानी से फिर से शुरू हो सकता है? इस दुनिया में ऐसी कोई सुविधाजनक चीज नहीं है। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मैं तुम्हें फिर से पसंद नहीं करूंगी, अपनी कोशिश बर्बाद मत करो। तलाक के बाद, यह पहली बार था जब उसने स्वेच्छा से उसके चेहरे को छुआ था।
आकाश उस स्पर्श से हल्का सा कांप गया। उसने उसका हाथ पकड़ लिया, उसे अपने चेहरे पर थामे रखा। मैं तुम्हें अभी मुझे पसंद करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। तुम्हें मेरे दिल में आने में 5 साल लगे थे, तो क्या मुझे तुम्हारे दिल में आने के लिए कम से कम उतना ही समय नहीं लगना चाहिए? तुम्हारी नफरत को देखते हुए इस समय को शायद बढ़ाना पड़े। हालांकि मैं इंतजार कर सकता हूँ। प्रीति ने कुछ नहीं कहा, बस अपना हाथ उससे छीन लिया। वह उसके दिल में आई थी। वह जरूर झूठ बोल रहा है, वह ज्यादा से ज्यादा उसके दिल के किनारे पर ही रही होगी। आस्था सचमुच उसके दिल में आई थी, वह उसे बिना किसी रोक टोक के संभाल और लाड़ कर सकता था। जहां तक उसका सवाल था, उसे आस्था के आसपास न होने पर ही उसकी थोड़ी सी परवाह मिलती थी। भले ही आस्था ने उससे झूठ बोलकर उसका पक्ष खो दिया हो, प्रीति को यह साफ था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह आस्था की बराबरी नहीं कर सकती थी। भले ही वह कर सकती, तो भी उसे जरूरत नहीं थी। प्यार और पुरुष बस यही है, उसने इसका स्वाद चख लिया और बस इतना ही काफी था। उनमें खोए रहने की कोई जरूरत नहीं है। उसके पास करने के लिए और भी जरूरी काम थे। उसने गहरी सांस ली और आकाश को धक्का दिया। बहुत देर हो चुकी है, मुझे घर जाना है। आकाश ने आखिरकार उसे जाने दिया। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। प्रीति ने इस बार मना नहीं किया। उसने उसे एस्कॉर्ट करने और उसे घर तक ड्राइव करने दिया। उसके 1 किलोमीटर दूर चले जाने के बाद ही उसने राहत की सांस ली। प्रीति ने आकाश को मना नहीं किया, क्योंकि उसे डर था कि उसके जाने के बाद आकाश अपने अंगरक्षकों को वीरान फैक्ट्री में जांच के लिए ला सकता है। तब तक वह निश्चित रूप से चौधरी को खोज लेगा और उससे उसे और गुल परिवार के बीच की दुश्मनी के बारे में भी पता चल सकता है। अगर आकाश ने दखल देना चाहा, तो वह बहुत निष्क्रिय हो जाएगी। आखिरकार वह अभी भी उसके प्रति उच्च स्तर की सावधानी बरतती है। भले ही उसके शब्द कितने भी मीठे क्यों न हो, उसे इस तरह से दुख पहुंचाने के बाद वह हमेशा सतर्क रहेगी। जब प्रीति घर पहुंची, तो आधी रात हो चुकी थी। शायद उसके गहरे दिल को देखकर आकाश ने रात को रुकने के बारे में कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप कार से बाहर निकला, उसे यूनिट के दरवाजे में जाते हुए देखा, फिर चला गया। उसकी दादी पहले ही सो चुकी थी। प्रीति ने स्नान किया, पायजामा बदला, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसकी दादी को पता था कि उसकी माँ ने कभी गुल परिवार के लिए काम किया था, लेकिन क्या उन्हें यह पता था कि गुल परिवार में कौन उसकी माँ से इतनी नफरत करता था कि उन्हें मरवा दे। उसे याद आया कि उसने आज अपनी दादी से गुल परिवार का जिक्र किया था और उसकी दादी ने थोड़ा अजीब व्यवहार किया था। उसकी दादी ने खास तौर पर उसे गुल परिवार से ज्यादा संपर्क न रखने के लिए कहा था। उसने उस समय इस बात को दिल पर नहीं लिया था, ये सोचते हुए कि उसकी दादी बस डर रही थी कि वह फिर से एक अमीर परिवार की जटिलताओं में न फंस जाए, इसलिए गुल परिवार से संपर्क न रखने का अनुरोध किया था। अब ऐसा लगा उसकी दादी को जरूर कुछ पता रहा होगा, इसलिए ये याद दिलाना। लेकिन अगर गुल परिवार ने उसकी माँ के साथ बुरा व्यवहार किया था, उसकी माँ के प्रति द्वेष रखा था, तो उसकी दादी को श्री वर्मा का इलाज करने के लिए उसे राजी नहीं होना चाहिए था। और जब श्री वर्मा ने उसे देखा, तो वे इतने दोस्ताना और विनम्र नहीं होते। प्रीति के विचार चकरा रहे थे और भोर होने तक ही वह अनमने ढंग से सो पाए। फिर अपने सपने में उसने अपनी माँ को देखा। उसके सपने में उसकी माँ सुंदर और कोमल थी। वह प्यार से उससे बातें कर रही थी और उनके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी। वह तो उसे धैर्यपूर्वक सूखे फूल बनाना सिखा रही थी, एक बहुत ही संतोषजनक तरीके से। 7 बजे उसका मोबाइल अलार्म बजा। प्रीति ने अपनी आंखें खोलीं। वह छत को घूर रही थी, थोड़ी गुमसुम। उसकी याद में उसकी माँ सच में उतनी ही गर्म और नर्म थी जितनी वह सपने में थी, बिना किसी तीखेपन या चिंता के। शायद उन्हें अपनी मौत तक ये पता भी नहीं चला होगा कि यह गुल परिवार ही था जिसने उन्हें मरवा दिया। आज श्री वर्मा के इलाज का एक और दिन था। हमेशा की तरह उनके साथ उनके दूसरे बेटे गौरव थे। इस बार प्रीति ने श्री वर्मा से सक्रिय रूप से बातचीत शुरू की, जानबूझकर बातचीत में समय समय पर अपनी माँ का जिक्र किया। श्री वर्मा ने अपनी माँ के बारे में किसी भी सवाल से बचाव नहीं किया और उन्होंने खुद ही उससे पूछना शुरू कर दिया, डॉक्टर प्रीति, अगर आपको ज्यादा तकलीफ न हो, तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आपकी माँ का देहांत कैसे हुआ? मुझे याद है कि वह बहुत स्वस्थ थी और वह एक डॉक्टर भी थी, ये बीमारी के कारण तो नहीं हुआ होगा, है ना? प्रीति ने ऊपर देखा, फिर अपनी अभिव्यक्ति बदले बिना सहजता से गौरव पर एक नजर डाली, सिर्फ ये जानने के लिए कि वह भी जिज्ञासा से उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। इसके अलावा उन दोनों में से किसी की भी कोई अलग अभिव्यक्ति नहीं थी। उसने धीमी आवाज में जवाब दिया, मेरी माँ का इलाज के दौरान एक मरीज ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। क्या? श्री वर्मा को झटका लगा, एक मरीज ने हत्या कर दी? कौन? उसने तुम्हारी माँ को क्यों मारा? गौरव भी हैरान था, ये कैसे हो सकता है? मुझे याद है कि तुम्हारी माँ का स्वभाव अच्छा था और वह एक अच्छी डॉक्टर थी, कोई मरीज उन्हें क्यों मारना चाहेगा? प्रीति ने अपना सिर हिलाया, उसकी आंखें दुख से भरी थीं। मुझे नहीं पता क्यों, उसने अचानक चाकू निकाला और उन पर हमला कर दिया। मैं उस समय वहां थी, हत्यारे ने मुझे भी मारने की कोशिश की, मेरी माँ ने उसे कसकर पकड़ लिया। मैं संयोग से बच निकली, लेकिन वह आगे बोल नहीं पाए। हालांकि उसने जानबूझकर इन दोनों लोगों को टटोलने की कोशिश की थी। उस साल का दृश्य एक अटल बुरे सपने जैसा था। जब भी वह इसका जिक्र करती, ये बेहद दर्दनाक होता था। श्री वर्मा ने माथे पर शिकन डाली, तुम्हारी माँ ने किसी को नाराज तो नहीं किया था, है ना? क्या हत्यारा तुम्हारी माँ को जानता था? प्रीति ने सिर हिलाया, नहीं। गौरव ने बीच में कहा, पिताजी, डॉक्टर शिवानी के व्यक्तित्व को जानते हुए वह किसे नाराज कर सकती थी?
मैंने इससे बेहतर स्वभाव या दयालु हृदय वाला कोई नहीं देखा। अगर वह हत्यारा उन्हें मार सकता है तो वह पशु से कम नहीं है। श्री वर्मा ने एक पल के लिए सोचा और उनसे सहमत हुए। डॉक्टर शिवानी सच में ऐसी नहीं लगती जो दूसरों को नाराज कर सकें। यह अफसोस की बात है, वह अपने चिकित्सा करियर के लिए इतनी समर्पित थी, फिर भी उन्हें एक मरीज ने मार डाला। डॉक्टर भी सुरक्षित नहीं है, हत्यारे ने सारी इंसानियत खो दी है। निदेशक संघवी, जो एक तरफ बैठे थे, उनके चेहरे पर पीड़ा का भाव था। उन्हें पता ही नहीं था कि प्रीति का बचपन इतना दर्दनाक और अंधेरा था। वह अब भी डॉक्टर के रूप में काम कर पा रही है, अब भी मरीजों का इलाज और जान बचाना चाहती है। ये बहुत सराहनीय है। वह प्रीति के कंधे पर एक सांत्वना भरा थपकी देना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने हाथ उठाया तो उन्होंने सोचा कि वह एक युवा महिला है, यह उचित नहीं होगा। तो उन्होंने अपना हाथ वापस रख लिया। मुझे भी नहीं लगता कि मेरी माँ किसी को नाराज करेगी। यह आवेश में किया गया अपराध होना चाहिए। पुलिस ने भी कहा था कि हत्यारा मानसिक रूप से अस्थिर था। बेशक प्रीति उन्हें सच नहीं बताएगी। अगर सच में गुल परिवार ने ही हत्यारे को किराए पर लिया था तो सच बताने से वे चौंक जाएंगे और तब चौधरी की जान की कोई गारंटी नहीं होगी। हालांकि उसने आज काफी टोह ले ली थी। उसे उनके व्यवहार और लहजे से लगा कि उसकी मां की मौत का इन दो लोगों से शायद कोई लेना देना नहीं था। अगर इनका इससे कोई लेना देना नहीं था तो ये बहुत संभव है कि इसका गुल परिवार की पहली शाखा से कोई लेना देना हो और आर्यन पहली शाखा का बच्चा था। जैसे ही प्रीति सोच रही थी, निदेशक के दफ्तर का दरवाजा खुल गया। उसने पीछे मुड़कर देखा और उस शख्स को देखा जिसके बारे में वह सोच रही थी, आर्यन। आर्यन की आंखें उसे देखते ही चमक उठी। उसने असंतोष का नाटक करते हुए कहा, दादाजी, क्या हमने सहमत नहीं हुए थे कि मैं अब से आपके साथ अस्पताल आऊंगा? आपने मुझे क्यों टाल दिया? श्री वर्मा ने उसे घूर कर देखा। मुझे तुम्हारी संगत की जरूरत नहीं है। आर्यन अपने दादाजी के रवैया से परेशान नहीं हुआ। उसने गौरव से शिकायत की, चाचा गौरव, गलती आपकी भी है। आप दादाजी को बिना बताए अस्पताल ले आए। आप अकेले ही पुत्र धर्म नहीं निभा सकते। मैं भी अपने पिताजी के लिए अपना फर्ज निभाना चाहता हूँ। गौरव हंसा। अगर तुम अपना फर्ज निभाना चाहते हो तो मैं तुम्हें अगली बार फोन करूंगा। पिताजी, चूंकि आर्यन समझदार हो गया है और अपनी जिम्मेदारियों को समझ गया है, तो क्यों न उसे आपके साथ आने का एक मौका दिया जाए। ठीक। तो दोस्तों, ये था आज का सफ़र जेएस नोवेल वर्ल्ड के साथ, जहाँ हर कहानी में होता है ट्विस्ट और थोड़ी सी मस्ती। अगर आपको मज़ा आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक बने रहिए जेएस नोवेल वर्ल्ड के अद्भुत दुनिया के साथ।